हेलो बच्चों, स्काई लर्निंग में आपका फिर से स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक वन शॉट जो कि 3 चैप्टर्स को इंक्लूड करेगा। क्लास 12th के लिए वन शॉट है, ये वॉल्यूम 1 का पहला पार्ट है। ठीक है, अब इसके अंदर जो हम कवर करेंगे, एक तो करेंगे इलेक्ट्रोस्टैट पूरा, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस हो गया हमारा, और दूसरा हमारा इसके अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कैपेसिटेंस एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब इनके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना, वो सारे के सारे हम यहां कवर करने वाले हैं। ठीक है, जैसे गॉस लॉ हो गया, फ्लक्स हो गया, एक्सियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन, जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है, वो हम इसमें कवर करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले हम इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? अब मैं यहां पे कूलम्स लॉ डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि कूलम्स लॉ जो है वो बिल्कुल बेसिक टॉपिक है, तो ऐसे तो करते करते फिर तो बहुत लंबा लेक्चर हो जाता है। तो इसमें जो मेन टॉपिक्स रहेंगे हमारे, वो रहेंगे गॉस लॉ, फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, मेन टॉपिक्स ये हमारे इस चैप्टर के। तो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का। सबसे पहला टॉपिक, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन। ठीक है, तो हम यहां पे सबसे पहले ये डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चीज होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड देखो बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर E की वैल्यू F/Q होती है। ठीक है, किसी भी सोर्स चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो क्या होता है? F/Q, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट चार्ज। ठीक है, तो यूनिट चार्ज जो होता है एक टेस्ट चार्ज होता है, जो हमारे को यह बताता है कि किसी भी सोर्स चार्ज का फील्ड कहां से स्टार्ट हो जाता है। समझ में आ गया? तो इसकी हेल्प से हम एक नया फॉर्मूला भी बनाते हैं, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, और उसका फॉर्मूला होता है KQ/R का स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। ठीक है, नहीं पढ़ा तो इसको नोट कर लो, KQ/R स्क्वायर। K की वैल्यू होती है 1/4πε0। ठीक है, तो जो हमारा पहला टॉपिक है वो इस फॉर्मूले से शुरुआत होगी, KQ/R स्क्वायर से। इस फॉर्मूले को नोट करो, और टॉपिक का नाम क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन। ठीक है, डाइपोल क्या है बच्चों? ये हमारे पास ए भी एक डाइपोल है। इसकी वजह से एक्स एक्सिस के ऊपर, एक्सियल लाइन का मतलब होता है कि एक्स एक्सिस के ऊपर, और इक्वेटोरियल लाइन का मतलब होगा वाई एक्सिस के ऊपर। ठीक है, जो 90 डिग्री के पॉइंट पे होगा, क्योंकि एक्स और वाई जो है एक दूसरे को 90 डिग्री के ऊपर कट करती है। ठीक है, अब यहां पे एक पॉइंट P है हमारे पास। इस P पॉइंट के ऊपर हमें क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। किसकी वजह से? डाइपोल की वजह से। डाइपोल में कितने चार्ज होते हैं? 2 होते हैं, एक माइनस का और एक प्लस का। इस प्लस की वजह से यहां फील्ड जो है वो इधर की तरफ जाएगा। अब बहुत से बच्चों को यह कंफ्यूजन होता है कि फील्ड उधर क्यों जा रहा है। देखो बच्चों, मैंने अभी आपको बताया कि फील्ड निकालने के लिए हमें क्या यूज करना होता है? टेस्ट चार्ज यूज करना होता है। ठीक है, जैसे बुखार चेक करने के लिए थर्मोमीटर होता है। समझ में आ गया ना? सेम ऐसे फील्ड के लिए आपको एक टेस्ट चार्ज रखना होगा। मैंने क्या किया? एक प्लस का टेस्ट चार्ज यहां पे रखा। ठीक है, तो ये प्लस इस प्लस को रिपेल करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो उधर की तरफ जा रहा है। अब सही समझ रहे हैं आप? बिल्कुल, ये माइनस इस प्लस को अपनी तरफ खींच रहा है। समझ में आ गया ना? तो ये कैसा हो रहा है? एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट जा रहे हैं दोनों फील्ड। अब जब फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक दूसरे के अपोजिट जाएंगे, तो हम क्या करते हैं? हम उसको माइनस करते हैं। क्लियर है ना? ओके, इसकी वजह से फील्ड है E1 और इसकी वजह से फील्ड है E2, तो नेट फील्ड हो जाएगा E1 माइनस E2। क्लियर होगी यहां तक बात? दूसरी बात, E की वैल्यू कैसे फिल करते हैं? E का फॉर्मूला यूज करोगे KQ/R का स्क्वायर, क्योंकि यहां पे डिस्टेंस की बात चल रही है। अगर फोर्स की बात होती तो ऊपर वाला फॉर्मूला लगा देते। ठीक है ना? तो E1 की वैल्यू होती है KQ/R का स्क्वायर। E1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? KQ/R का स्क्वायर। तो R मतलब डिस्टेंस। इस प्लस से इस पॉइंट की दूरी कितनी है? एक बात को ध्यान से नोट कर लो, सारे डिस्टेंस जो होते हैं सेंटर से मेजर किए जाते हैं। ये सेंटर, ये जो आपको दिख रहा है O पॉइंट, सारे डिस्टेंस यहां से मेजर किए जाएंगे। ठीक है, अब यहां से ये वाली दूरी R मैंने यहां पे लिखी हुई है। यहां से ये दूरी कितनी है? ये वाला डिस्टेंस मुझे पता लग गया A है। डाइपोल के बीच का गैप क्या होता है? 2a होता है। सेंटर से कितनी दूरी होगी? A और A। तो यहां से दूरी कितनी हो गई इसकी? R। तो यहां से यहां कितना हो गया? R माइनस A। ठीक है, प्लस वाला कितनी दूर है? R माइनस A। माइनस वाला कितनी दूर है? R प्लस A। दोनों की वैल्यू को डाल दो, और आपको क्या करना है? सिंपल KQ की वैल्यू को कॉमन लेना है और इसका LCM लेकर के इसको सॉल्व करना है। A प्लस B होल स्क्वायर की आइडेंटिटी खोल लेना। बिल्कुल आसान है इसको सॉल्व करना, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है,
और जब आप इसको सॉल्व करोगे आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, 2ar आपका बन जाएगा 4ar। 4 को ब्रेक कर दो, 2 गुना 2, ठीक है ना। 4 का क्या करोगे, 2 इंटू 2 कर दो। तो 2 को एक बार a के साथ ले लो, जो दूसरा 2 बनेगा उसको r के साथ ले लो। अब मैंने ऐसा क्यों किया, एक फॉर्मूला होता है डाइपोल मोमेंट, उसको बोलते हैं q इंटू 2a। ये आपको याद रखना है, ठीक है, q इंटू 2a। अब आपको यहां पे q इंटू 2a से p बना दोगे, बाकी जो बचेगा उसको सीधा लिख लो। ये आपके पास एक फॉर्मूला तैयार हो गया। समझ में आ गई बात, क्लियर है ना। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं इसके अंदर। अच्छा, एक चीज और बच्चों, एक छोटी सी बात और, इसके अंदर ना एक स्पेशल केस लिया जाता है, ठीक है। इसका PYQs में भी एक सवाल आया था। वो सवाल क्या था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक्सियल लाइन का होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, R की पावर कितनी होती है। ये चीज आपसे पूछी जा सकती है और ऐसा प्रीवियस ईयर्स में आपको देखने को मिलेगा। तो यहां पे ना इसको आप सॉल्व कर सकते हो। कैसे सॉल्व करते हैं, ये डाइपोल है, ये एक पॉइंट है P, यहां से इसकी डिस्टेंस मैंने R माना है। अब मैं मान लेता हूं ये वाला पॉइंट बहुत दूर है, ये इतना दूर है कि ये मेरे इस डाइपोल से क्या है, बहुत ज्यादा बड़ा है ये डिस्टेंस। तो मतलब ये वाला जो R डिस्टेंस है मैंने यहां मान लिया। अब देखा जाए डाइपोल इतनी सी और R डिस्टेंस इतना बड़ा, तो ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो गया। तो आप कह सकते हो कि R की वैल्यू जो है वो A से बहुत ज्यादा बड़ी है, तो हम A को छोड़ देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो R इज ग्रेटर देन A। सो इस वैल्यू को आप ऐसे भी लिख सकते हो, E इज इक्वल्स टू P K 2R डिवाइड बाई R पावर 2, फिर आगे स्क्वायर एक और भी है, तो 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, R की पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। इसको R की पावर 4 लिख देते हैं। अब R से एक R कट जाएगा, R की पावर 3 बचता है। तो आपको इसका आंसर मिल गया। E एक्सियल के अंदर जो हमारे पास R होता है, या ये डिस्टेंस कई बुक्स में X भी लिखा होता है, तो आप क्या लिखोगे उसको, क्यूब में। समझ में आ गया, ये आपको याद रखना है। तो ये स्पेशल केस है, कई बार न्यूमेरिकल्स भी आते हैं इसके ऊपर, तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है और इसका रिजल्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये MCQ के लिए, ये पूरा आपका 3 नंबर के लिए। अगला नेक्स्ट है इसके अंदर इक्वेटोरियल लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड पता लगाना है, एक पॉइंट जो है वो डाइपोल से ऐसे है ऊपर, ये यहां सेंटर से ऊपर ले आओ। समझ में आ गया। पिछले वाले में कहां था, एक्स एक्सिस पे। एक्स एक्सिस के लिए एंगल कितना होता है, 0 डिग्री, ठीक है। तो यहां के लिए कितना हो गया, ये 90 डिग्री। क्लियर हो गया ना। ओके, अब यहां से ये P पॉइंट है, हमें यहां पे क्या करना है, हमारा एम जो है इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पे पता करना है। अब देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो वेक्टर क्वांटिटी होने की वजह से यहां पे कंपोनेंट बनने जरूरी है, ठीक है, क्योंकि वेक्टर्स में कंपोनेंट बनते हैं जब हम किसी एंगल पे जाते हैं। समझ में आ गया ना। तो यहां पे देखो, ये प्लस इस प्लस को रिपेल करेगा। अब रिपेल क्यों करेगा, क्योंकि मैंने यहां पे फील्ड निकालना है, फील्ड के लिए यहां पे मुझे पॉइंट चार्ज रखना होगा। तो मैंने यहां पे पॉइंट चार्ज रख दिया, और वो पॉइंट चार्ज कैसा है, पॉजिटिव चार्ज। तो मैं लिख देता हूं यहां पे P पॉइंट पे क्या है, एक पॉइंट, एक टेस्ट चार्ज है, और वो कैसा है, पॉजिटिव है। ये आपको ध्यान रखना है हमेशा। क्लियर है। ओके, प्लस प्लस को रिपेल करेगा, माइनस प्लस को अपनी तरफ खींचेगा। अब एक चीज ऊपर जा रही है, अगर वो किसी एंगल के ऊपर है तो उसमें 2 कंपोनेंट बनते हैं। अगर जिसको कंपोनेंट में प्रॉब्लम है, एक बार इसको देख लो। मान लो मैंने बोला यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है इस एंगल थीटा पे E, ठीक है। जहां पे X होता है या जहां थीटा होता है, ये X एक्सिस हो गया, X नहीं होता, जहां पे थीटा होता है वहां पे बनता है कंपोनेंट कोस वाला, और जो थीटा नहीं है वहां बनता है साइन वाला। समझ में आ गया। थीटा वाला कौन सा कंपोनेंट होता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और बिना थीटा वाला कौन सा होता है, वर्टिकल कंपोनेंट। वर्टिकल साइन, हॉरिजॉन्टल कोस। क्लियर है। अब आ जाओ वापस। अब ये E1 ऊपर जा रहा है, तो E1 से, जैसे ये E1 ऊपर जा रहा है, ये E1 हो गया। अब ऐसे यहां ले लेता हूं मैं, ये एंगल थीटा हो गया। अब ये क्या हो गया बच्चों, E1 cos थीटा। क्लियर है यहां तक। और ऊपर की तरफ क्या जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा E1 sin थीटा। क्लियर है यहां तक। अब E2 नीचे जा रहा है, इस P पॉइंट से वो नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। अब यहां पे ये नीचे आ रहा है, ये एंगल थीटा है, तो यहां पे इसका नाम लिख देता हूं E2। ये ऐसे हो गया बच्चों, ये एंगल थीटा हो गया। देखो ये वाला, आप ये येलो कलर और ये व्हाइट कलर देखो, तो ये क्या बन गया, E2 cos थीटा, और नीचे की तरफ क्या आएगा,
E2 साइन थीटा। अगर मैं इन दोनों को ओवरलैप कराता हूं तो साइन ऊपर जा रहा है E1 का, E2 का साइन नीचे आ रहा है। E1 और E2 दोनों क्या है, इक्वल है। अब इक्वल कैसे हैं वो देख लो, मैंने यहां लिखा हुआ है E1 और E2 KQ बाई डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना है, अब सोच के देखो, यहां से ये डिस्टेंस, यहां से ये डिस्टेंस, पाइथागोरस से अगर आप सॉल्व कर सकते हो तो देखो a और r की वैल्यू क्या होती है हाइपोटेनस की, r का स्क्वायर a का स्क्वायर अंडर द रूट, या बेस का स्क्वायर प्लस वर्टिकल या परपेंडिकुलर का स्क्वायर अंडर द रूट। क्लियर है ना। तो दोनों डिस्टेंस के लिए क्या है, ये सेम है, दोनों फील्ड के लिए डिस्टेंस सेम है। तो यहां पे मैं ये कह सकता हूं E1 और E2 में जो साइन कंपोनेंट है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। क्यों, इक्वल है और अपोजिट है। दूसरी चीज, जो E1 cos थीटा है और E2 cos थीटा है, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं और उनकी डायरेक्शन आपके डायपोल के डायरेक्शन से उल्टी है। डायपोल की डायरेक्शन होती है माइनस से प्लस और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है प्लस से माइनस। तो नेट फील्ड जा रहा है इधर। एक तो ये आपको याद रखना है, जरूरी है डायरेक्शन के लिए। दूसरी चीज, जो कंपोनेंट के एडिशन करोगे आप, वो लिखा मैंने यहां पे 2E1 cos थीटा, बिकॉज बोथ ऑफ द कंपोनेंट्स आर एक्टिंग इन सेम डायरेक्शन। सो 2E1 cos थीटा। अगली चीज, E1 की वैल्यू यहां लिखी हुई है। cos थीटा क्या होता है, आप लोगों ने क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा, PBP बाय में HHP। ठीक है, तो यहां पे cos क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस। समझ में आ गया ना, ये टी रेशियोज होते हैं, नहीं पता तो आप इसको याद रखो, PBP HHP। ठीक है, B HHB होता है, तो बेस बाय हाइपोटेनस। समझ में आ गया। तो यहां पे आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रही है, बेस A है, हाइपोटेनस की वैल्यू r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का अंडर द रूट है। एक जगह रूट नहीं है, एक जगह रूट है, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाती है। जो रूट होता है उसको 1/2 बोलते हैं। 1/2 प्लस 1 कितना हो गया, 3/2। समझ में आ गई बात। तो यहां तक क्लियर हो गया होगा आपको। अब आगे चलते हैं। अब आगे देखो, यहां पे मैंने 3/2 लिख दिया। अब यहां पे भी आप एक स्पेशल केस बना सकते हो। वो स्पेशल केस क्या होगा, r की वैल्यू अगर a से बहुत ज्यादा बड़ी है, मान लो ये डायपोल है, मैंने ये वाला पॉइंट बहुत दूर रखा है, मैंने बोला कि इस मार्कर के सेंटर से मैंने एक पॉइंट बहुत दूर रखा है और इसका जो डिस्टेंस है वो इस मार्कर की लेंथ से बहुत ज्यादा बड़ा है, तो हम मार्कर की लेंथ को नेग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो यहां पे मैंने यहां लिख दिया, अगर आप इस a को छोड़ देते हो, इसको छोड़ दो, अगर आप इसको छोड़ दोगे तो E नेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, PK बाय में r का स्क्वायर पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो E इक्वेटोरियल की वैल्यू बन जाती है PK बाय में r का क्यूब। समझ में आ गया। पीछे वाले में जो एक्सियल था वो डबल था, यहां पे क्या है, ये उसका हाफ हो गया एक तरह से। आप इसको मेंशन भी कर सकते हो, जैसे E एक्सियल की वैल्यू क्या थी, 2PK बाय r क्यूब थी। मैं अगर E इक्वेटोरियल को यहां लिख देता हूं तो E एक्सियल की वैल्यू क्या बन जाएगी, 2E इक्वेटोरियल। समझ में आ गया। तो ये आपको याद रखना है, कई बार इससे एमसीक्यूज निकल जाते हैं कि E एक्सियल बाय में E इक्वेटोरियल कितना होगा, तो 2/1 हो जाएगा। समटाइम्स E इक्वेटोरियल बाय में E एक्सियल पूछ लेते हैं तो 1/2 हो जाएगा। सिंपल रेशियो आप कर सकते हो इसको। ठीक है, अगला नेक्स्ट है, इसके अंदर इंपॉर्टेंट है बच्चों ये वाला टॉपिक भी बहुत, टॉर्क एक्टिंग ऑन अ डायपोल प्लेस्ड इन एक्सटर्नल फील्ड। अब एक डायपोल को मैंने क्या करा, एक्सटर्नल फील्ड में रखा। देखो डायपोल का खुद का फील्ड भी होता है, अब उसको आप एक एक्सटर्नल फील्ड में रख रहे हो तो वो क्या होगी, खींचेगी। अब यहां पे सोच के देखो, ये डायपोल मैंने रखी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसको उधर खींचेगा और इसको अपनी तरफ खींचेगा, तो ये डायपोल जो है, इस डायपोल के अंदर एक स्ट्रेच आ जाएगा। स्ट्रेच का मतलब इसके अंदर एनर्जी स्टोर होती है। ठीक है, तो दो टॉपिक बनते हैं। पहला टॉपिक क्या है इसके अंदर, टॉर्क बताओ, दूसरा क्या होता है, एनर्जी बताओ। तो टॉर्क निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, क्लास 11th का ये कॉन्सेप्ट है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये टॉर्क का फॉर्मूला होता है। तो यहां पे फोर्स कितना लग रहा है, QE लग रहा है उधर और माइनस QE लग रहा है इधर, नेट फोर्स कितना हो गया, कितना हो गया, 0। मैंने मेंशन किया हुआ यहां पे, इसको कपल फोर्स भी बोल देते हैं, कपल फोर्स।
ठीक है, तो इनमें से हम एक वैल्यू ले लेते हैं प्लस QE, मैग्नीट्यूड, फोर्स की जगह QE लिख लिया। अब हमें ये वर्टिकल डिस्टेंस पता करना है, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब ये एंगल हो गया हमारा थीटा, तो ये वाली वैल्यू क्या हो गई, ये है 2a। सिंपल है, देखो 2a ये हो गया 2a cos थीटा, ये हो गया 2a sin थीटा। ऐसे याद रखो, जैसे सिंपल हम कंपोनेंट बनाते हैं, वर्टिकल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। समझ में आ गया? तो यहां पे ये मैंने इसमें निकाल के दिखाया हुआ है। वर्टिकल कंपोनेंट के लिए साइन लेते हैं, ठीक है। तो यहां पे आप देख रहे हो, जो मैंने हर चीज करके दिखाई हुई है, आप देखोगे आपको समझ में आ जाएगा मैंने यह क्या किया हुआ है। तो सीधी बात करते हैं हम इसके अंदर, 2a sin थीटा इसका कंपोनेंट हो गया। तो यहां पे मैंने जो हमारा फोर्स था QE, उसके बाद मैंने परपेंडिकुलर डिस्टेंस में 2a sin थीटा पुट कर दिया। Q इंटू 2a को P बोलते हैं, तो P क्रॉस E मेरा आंसर आ गया। अगली चीज क्या है यहाँ पे, अगली चीज है हमारे यहाँ पे ये P क्रॉस E, दिस इज द वेक्टर फॉर्म, ठीक है। अब इसमें 3 केस बनाए हैं। थीटा जब 0 होगा तब क्या होगा, तब देखो साइन 0 कितना होता है, 0 होता है, तो यहां पे स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, एक थोड़ा सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होगा तो रिस्टोरिंग टॉर्क प्रोड्यूस हो जाएगा। मतलब अगर आप इसकी पोजीशन बदलते हो इलेक्ट्रिक फील्ड में तो वापस अपनी जगह पे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको स्टेबल रहना है, स्टेबल इक्विलिब्रियम के अंदर है। दूसरा, इसके अंदर जो मोशन होता है, इट इज लाइक अ एंगुलर SHM, लाइक अ पेंडुलम, यूं यूं करता है, यूं ऑसिलेट करता है। समझ में आ गया? अगली चीज, सेकेंड थिंग इसके अंदर क्या है, थीटा जब 90 होता है तो टॉर्क की वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है PE, क्योंकि साइन 90 मैक्सिमम होता है। दूसरा, जब मैक्सिमम होता है तो इसके अंदर तो ये रोटेट करने लगती है, ठीक है, तो यहां पे रोटेशनल मोशन रहेगा। दूसरा, जब थीटा की वैल्यू 180 होती है तो वो अनस्टेबल रहता है। क्यों? क्योंकि सोच के देखो ना, अनस्टेबल का मतलब क्या होता है, अब प्लस इधर माइनस उधर। अब मैं तुम्हें सिंपल भाषा में सिखाता हूं। अब मैं ऐसे खड़ा हूं तो आई एम स्टेबल, अगर मैं उल्टा हो जाता हूं सिर नीचे टांगे ऊपर, दैट इज अनस्टेबल। सेम ऐसा इसके साथ होता है। क्लियर हो गया? तो स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और मैक्सिमम फोर्स, ये 3 कंडीशन रहती हैं इसकी। थीटा की वैल्यू याद रखना कब कब ऐसा होता है, जब टॉर्क की वैल्यू 0 होगी, स्टेबल और अनस्टेबल। 0 कब होगा, जब साइन 0 होगा, और इसमें क्या होगा, अनस्टेबल कब होगा, जब साइन की वैल्यू 180 रखेंगे। अगली सिचुएशन, नेक्स्ट है इसके अंदर एनर्जी स्टोर्ड। एनर्जी स्टोर, देखो एनर्जी किसके इक्वल होती है, वर्क डन के इक्वल होती है। तो वर्क डन की वैल्यू क्या होती है, टॉर्क थीटा। अब जनरली आप लोगों ने क्या पढ़ा है, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। हम लोगों ने जनरली यही चीज पढ़ी है, बट ये लीनियर मोशन के अंदर होता है। तो यहां पे डाइपोल में कौन सा मोशन होता है, रोटेशनल मोशन होता है। तो इस सिचुएशन में हमें क्या फाइंड आउट करना है, टॉर्क dw इज इक्वल टू टॉर्क इंटू डी थीटा। समझ में आ गई बात? तो टॉर्क की वैल्यू आप निकाल चुके हो, PE sin थीटा, डी थीटा की वैल्यू मैंने यहां पे रख दी। अब यहां पे मान लेते हैं पहले जो डाइपोल थी वो किसी एंगल थीटा 1 पे थी, उस पे जब फोर्स लगा तो उसका एंगल बदल गया। इस सिचुएशन में थीटा 1 पहले वाला एंगल, थीटा 2 बाद वाला एंगल। सिंपल इसको आप इंटीग्रेट कर दो, d के साथ थीटा है तो थीटा वाली टर्म्स अंदर रहेंगी, बाकी टर्म्स को बाहर निकाल लो। साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस थीटा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, आपके पास बन गया कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1। समटाइम्स न्यूमेरिकल्स जो होते हैं इस फॉर्मूला पे भी आ जाते हैं कि पहले डाइपोल परपेंडिकुलर थी, बाद में उसका एंगल 30 हो गया या 60 हो गया, वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है। तो अगर ऐसे केस कभी बन जाएं तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। समझ में आ गया? अब थीटा 1 जैसे मैंने यहां पे लिख रखा है, पहले एंगल कितना था, 90 था, बाद में कोई भी एंगल हो गया थीटा, तो इसमें हमारा इसका एक फॉर्मूला बन जाता है PE cos थीटा। क्यों? cos 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी इसके अंदर, थीटा 1 यहां आएगा, cos 90 0 हो गया, थीटा 2 की वैल्यू थीटा भर दी, अगली वाली टर्म माइनस के बाद वाली तो खत्म ही हो गई। क्लियर है? तो ये फॉर्मूला बन गया। इसकी एक और फॉर्म भी बन जाती है ये, ठीक है। तो वो फॉर्म क्या बन जाती है मैं आपको बता देता हूं। इसके अंदर देखो, अब यहां पे ना एक सवाल बन जाता है, u इज इक्वल टू माइनस का P डॉट E। अब पिछले वाले में क्या था, टॉर्क की वैल्यू P क्रॉस E थी। क्रॉस प्रोडक्ट क्या देता है, क्रॉस प्रोडक्ट डाइपोल मोमेंट का और इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये देता है हमें टॉर्क। और डॉट प्रोडक्ट क्या देता है, पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आ गया? ठीक है। तो नेक्स्ट है इसके अंदर हमारे पास गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या कहता है बच्चों, गॉस लॉ हमें ये कहता है कि किसी भी
किसी भी एक एनक्लोज्ड सरफेस में अगर कोई चार्ज पड़ा है तो उसका फ्लक्स कितना होता है, Q बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। एग्जाम्पल, मान लो मेरे पास एक शेल है, अगर मैं इसके अंदर कोई चार्ज रखता हूं तो इसमें से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं वो कितनी होंगी, वो हमारी होंगी Q बाय एप्सिलॉन नॉट। समझ में आ गया? तो कहने का मतलब क्या है, फ्लक्स की वैल्यू Q बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या चीज होती है? ये एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो किसी सरफेस से कोई लाइन जा रही है, मान लो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड पास करता है तो उस सिचुएशन में हमारे पास जो नंबर ऑफ लाइंस मेजर करने की क्वांटिटी होती है उसको हम फ्लक्स बोलते हैं। तो याद रखना फ्लक्स क्या होता है, E डॉट ds। ये क्या करता है, ये मेजर करता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को। क्लियर है? तो ये हमारे पास फ्लक्स हो गया, Q बाय एप्सिलॉन नॉट, ये हमारे पास गॉस लॉ। अब एक चीज और, एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। मतलब अब कई बच्चों को कंफ्यूजन होता है ये होता क्या है। मान लो मेरे पास एक चार्ज है Q, अब इसके सामने कौन है, एयर है। अब यहां पे मान लो कोई भी चीज पड़ी है, मान लो एक और चार्ज पड़ा है Q। अब ये Q इस Q को अट्रैक्ट या रिपेल करेगा, ठीक है। अब इसके बीच में जो एयर है वो कितना अलाउ करती है उसको फोर्स लगाने के लिए, इस चीज को बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी। समझ में आ गया? परमिट मतलब परमिशन करना। सो एयर से जो परमिशन मिलती है भाई तू लगा ले फोर्स, उसको बोलते हैं परमिटिविटी। इसकी एक वैल्यू होती है। और ds का मतलब होता है एरिया वेक्टर, E इलेक्ट्रिक फील्ड, ये फ्लक्स, सब कुछ मैंने यहां पे मेंशन किया हुआ है। क्लियर है? आगे चलते हैं। नेक्स्ट है इसके अंदर प्रूफ ऑफ गॉस लॉ। अब गॉस लॉ का प्रूफ हमें करना है, ठीक है। तो प्रूफ के लिए क्या करना है, आपको एक शेल लेनी है, उसके सेंटर पे एक चार्ज रख दिया। अब यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा। इस शेल के ऊपर हमने क्या करा, एक छोटा सा यहां पे एक गॉसियन सा नहीं, एक छोटा सा मैंने यहां पे एरिया वेक्टर लिया। ये जो आपको व्हाइट कलर दिख रहा है ये एरिया वेक्टर है। एरिया वेक्टर क्या होता है, एरिया वेक्टर बेसिकली एरिया जो होता है एक स्केलर क्वांटिटी होती है। अब यहां पे हमें अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो हम क्या करते हैं कि अपने कन्वीनियंस के लिए हम एरिया को एज अ वेक्टर ट्रीट करते हैं और छोटे छोटे पोर्शन में डिवाइड कर देते हैं जो सरफेस आप लेते हो। उस सरफेस पे जैसे मान लो मैंने मेरा हाथ को एरिया, मेरा हाथ है, ठीक है। अब यहां पे मुझे एरिया वेक्टर बनाना है तो मैं क्या करता हूं, यहां पे एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ऐसे बना लेता हूं। तो ये छोटा सा जो पोर्शन जो आपको ये दिख रहा है आगे से, ये हमारे इस पूरे हाथ का छोटा सा पोर्शन हो गया। दैट इज द, अगर हाथ को बोलते हैं हाथ एट HATH, तो ये क्या हो गया, DH। समझ में आ गया ना? ऐसे सरफेस एरिया को S बोलते हैं और छोटा सा एरिया क्या हो गया, DS हो गया। अब यहां से चार्ज में से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है बाहर की तरफ। अब EDS, इलेक्ट्रिक फील्ड और DS के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री है। मैंने यहां पे क्या करा, फ्लक्स की वैल्यू लिख ली। फ्लक्स होता है E डॉट ds, तो EDS cos 0। समझ में आ गया? cos 0 1 होता है, तो फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी, E डॉट ds। अगली चीज, अब मैंने ये सारी चीजें लिखी हुई है। एरिया वेक्टर क्या चीज होती है, ठीक है, यहां से आप पढ़ सकते हो इसको इजीली। अब ds की वैल्यू क्या होती है। अब एक मैंने स्फेरिकल शेल ले ली, एक स्फीयर का छोटा सा एरिया ds होता है। अगर मैं सारे जितने भी एरिया वेक्टर, मतलब इसके ऊपर मैं इस कितने इनफाइनाइट फैक्टर्स काट सकता हूं, यहां पे बहुत सारे, जब मैं सारे फैक्टर को जोड़ दूंगा, जितने ds को जोड़ दूंगा, तो मेरे पास फाइनल एरिया स्फीयर का क्या आएगा, जो स्फीयर का एरिया होता है। तो ds का एरिया क्या होगा यहां पे, मतलब ds का इंटीग्रेशन क्या होगा, 4πr²। समझ में आ गया? अब यहां से हमने क्या करना, इस E की वैल्यू पुट करनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, अब एक पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, स्टार्टिंग में आते ही मैंने एक बात बताई थी, KQ/r²। तो इसकी वैल्यू मैंने यहां पुट कर दी। अब मैंने देखा कि 4πr² से 4πr² कैंसिल हो रहा है, बच गया मेरे पास Q/ε0। यही हमारा गॉस लॉ का प्रूफ होता है। समझ में आ गई सारी कहानी? ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। सबसे पहली एप्लीकेशन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड पता लगाना है यूनिफॉर्मली चार्ज वायर की वजह से। अब गॉस थ्योरम क्या होता है, ये एक ऐसा टूल होता है, ये हमारे पास टूल है जिसका फायदा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड पता लगाना। मतलब हम इसको यूज करते हैं, जैसे पेचकस होता है, स्क्रू ड्राइवर, उससे आप क्या करते हो, उससे आप कोई स्क्रू को ओपन करते हो, उसको टाइट करते हो, ये काम करते हैं आप। सिमिलरली ये भी एक टूल होता है जो हमारी हेल्प करता है इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, जैसे एक इनफाइनाइट वायर है मेरे पास। अब इस इनफाइनाइट वायर को मुझे इसकी वजह से क्या करना है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है एक पॉइंट के ऊपर। ठीक है, तो मेरे को कैसे पता चलेगा इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मैं क्या करता हूं, यहां पे
एक गॉसियन सरफेस बनाता हूं। एक गॉसियन सरफेस क्या होता है? ये एक इमेजिनरी सरफेस होता है बच्चों, जो क्या करता है, जो इस चार्ज से फील्ड निकलता है ये उसको एनक्लोज्ड करता है। क्या करता है? उसको एनक्लोज्ड करता है, ये सारे को बंद कर लेता है। अब मैंने क्या करा, यहां पे इस इनफाइनाइट लेंथ वाले एक सिलेंडर को, एक वायर को मैंने एक एल लेंथ के, ठीक है, ये एल आएगा यहां पे, एल लेंथ के एक गॉसियन सरफेस में बंद कर दिया। वायर बहुत लंबी है, मैंने क्या करा, पर यूनिट लेंथ निकाल लिया, ठीक है। अब इसके ऊपर चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूट है। अब यहां पे मैंने इसको बंद कर दिया। अब इसकी जो शक्ल है इस ढोलक के जैसी है, समझ में आ गया? ये ढोलक जो मैंने लिया यहां पे, ये समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से लिया है। अगर आपको यहां पे एरिया वेक्टर बनाने हैं तो आपको पहले इसको समझना होगा। अब जैसे ये है ऐसा ये है। अब एरिया वेक्टर क्या होता है? सरफेस से बाहर की तरफ निकलती है एक 90 डिग्री, जैसे मेरा हाथ यहां पे है तो ये मेरा एरिया वेक्टर हो गया। अब जो फेसेस होते हैं इस सिलेंडर के, जो फेस हैं वो सेम ऐसे हैं, तो यहां से एक एरिया वेक्टर बाहर आ रहा है, यहां से इस तरफ से एक बाहर जाएगा ऐसे इधर की तरफ, इधर की तरफ, और ये कर्व्ड सरफेस है, यहां से क्या आएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। सेम यही चीज मैंने यहां पे बनाई है, ठीक है। ये रिजेंबलेंस आप कर सकते हो, एक ये फेस, एक ये फेस और एक ये वाला जो मैंने छोटा सा हिस्सा बनाया है। क्लियर है? अब यहां से प्लस चार्ज है। अब जैसे इस मार्कर को इमेजिन करो, ये मार्कर यहां पे है, अब यहां पे प्लस है तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर जाएगा, नीचे भी जाएगा, ठीक है। और यहां से एरिया वेक्टर उधर जा रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है। तो आप सोच के देखो, एक चीज ऐसे है और फील्ड ऊपर है, तो ये वाला एंगल कितना होता है? 90 डिग्री होता है। तो यहां पे मैंने फेस के नंबर डाल दिए, 1 2 3, ठीक है। एक वाले नंबर पे और 2 वाले नंबर पे इलेक्ट्रिक फील्ड में और एरिया वेक्टर में 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले क्या करना है, यहां पे आपको मैंने यहां मेंशन किया हुआ है, 2 स्टेप में सॉल्व करेंगे आप इसको। पहला स्टेप क्या है? फ्लक्स फाइंड करना है। दूसरा क्या है? गॉस थ्योरम का यूज करना है, क्योंकि टूल तो हमारा गॉस लॉ है। गॉस लॉ क्या होता है? Q बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। तो फ्लक्स पता करना है। फ्लक्स का फॉर्मूला ये होता है। फ्लक्स के लिए आपको क्या चाहिए? E चाहिए, ds चाहिए, उसके बीच का एंगल चाहिए। हमारे पास कितने फेस थे पीछे? 3 थे ना, मैंने लिख दिया 1 2 3, ठीक है। पहले फेस के अंदर 90 डिग्री है, समझ में आ गया। दूसरे में कितना है? 0 डिग्री है। क्यों है मैं तुम्हें दिखा देता हूं। ये देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है और एरिया वेक्टर ऊपर है, इसमें 90 है, ठीक है। तो इसमें 90 हो गया, तो इसमें 0 हो गया, इसमें ईडीएस हो गया, इसमें 0 हो गया, तो मेरे पास फ्लक्स आ गया। मेरा एक काम तो पूरा हो गया। दूसरा काम क्या करना है मुझे? Q बाय एप्सिलॉन नॉट से कंपेयर करना है। अच्छा, एक चीज और, ये जो ds होता है इसको सॉल्व करना है, ठीक है। पिछले वाले में आपने क्या किया था? 4πr² किया था, क्योंकि वापस स्फीयर था। यहां पे कौन है? यहां पे सिलेंडर है। सिलेंडर में 2πr उसकी लेंथ है, और कितना लंबा सिलेंडर है? L, तो 2πrl हमारा ये कर्व्ड सरफेस हो गया इसका, ठीक है। तो दिस इज अ फ्लक्स। अब दूसरा काम हम क्या करेंगे? Q बाय एप्सिलॉन नॉट से इसको कंपेयर कर लेंगे। ये मैंने यहां पे कंपेयर कर दिया। अब जब मैं इसको कंपेयर कर रहा हूं, मेरे को यहां पे पता क्या लगाना था? अब इतनी बातों में ये तो भूल गए, इलेक्ट्रिक फील्ड पता लगाना था। तो E की वैल्यू मैंने यहां पे रख दी, जो यहां टर्म थी उसको नीचे ले गया। अब यहां पे एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, Q बाय L जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? लैम्डा बोलते हैं, विच इज लीनियर चार्ज डेंसिटी। ऑलवेज रिमेंबर, लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब मैंने Q बाय L को लैम्डा लिख दिया, ये हमारा आंसर आ गया। समझ में आ गया? लैम्डा बाय 2π एप्सिलॉन नॉट r। चलते हैं आगे। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज शीट। इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग शीट है। आपको क्या करना है? ये एक शीट ले ली, इसके ऊपर चार्ज है, इसके अंदर से क्या करा मैंने? ये एक पिल बॉक्स डाल दिया, या आप इसको ये कह सकते हो गॉसियन सरफेस मैंने यहां ड्रॉ कर दिया, इसमें से आर पार कर दिया। तो इनफाइनाइट शीट का मतलब होता है जिस पॉइंट पे आपको फील्ड निकालना है, ठीक है, उस पॉइंट के लिए शीट हर तरफ से बहुत ज्यादा बड़ी है। समझ में आ गया? जैसे मान लो अब फॉर एग्जांपल मेरे पीछे एक दीवार है, बहुत बड़ी दीवार है, उसके सामने मैं क्या हूं? बहुत छोटा हूं। तो मैं उसके लिए क्या हो गया? मतलब मेरे लिए दीवार क्या हो गई? एक इनफाइनाइट होगी। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे कई बार क्लास में देखते हैं बहुत बड़े बड़े बोर्ड होते हैं, बहुत बड़े बड़े, मान लो जो व्हाइट बोर्ड होता है खूब बड़ा है,
उसके सामने मान लो आप खड़े हो, तो आप देख रहे हो यहां से आपको बोर्ड नहीं दिख रहा, मतलब बोर्ड के एजेस नहीं दिख रहे, इधर से देख रहा हूं बोर्ड के एजेस नहीं दिख रहे, तो कोई चीज आपके साइज से अगर बहुत ज्यादा बड़ी है तो हम उसको इनफाइनाइट मान लेते हैं। समझ में आ गया? सेम ऐसा यहां पे है। अब वही दो काम करने हैं। पहला काम क्या है? फ्लक्स पता करना है। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? ईडीएस होता है। अब यहां पे सबसे पहले डीएस के लिए क्या करोगे? गॉसियन सरफेस बनाया, तो गॉसियन सरफेस को मैंने क्या करा, ये ऐसे आर पार हो गया, एक तरह से ऐसे समझो, ठीक है, ये आर पार हो गया। अब ये शीट है, मेरे हाथ को शीट मान लो, एक इधर है और एक इधर है, तो इधर में जी इधर ये जो आपको दिख रहा है, ये मार्कर जो दिख रहा है आपको, अब यहां से एक एरिया वेक्टर इसके अलोंग जाएगा इस फेस पे, एक इधर जाएगा, एक ऊपर जाएगा, एक ऊपर जाएगा, मैंने बोर्ड पे बना भी रखा है। तो ये जो आपका डीएस दिख रहा है ये आपका इसके अलोंग है, किसके? इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो अगर मैं यहां पे नंबर देता हूं, जैसे मैंने यहां पे 1 दे दिया, यहां पे 2 नंबर दे दिया, तो इसके लिए मैं यहां पे 2 सरफेस लेता हूं। इन दोनों के लिए जो एंगल की वैल्यू है वो 0 डिग्री है। अब मैं एक तीसरा नंबर आपको समझाने के लिए मान लेता हूं, ये तीसरा नंबर है, मान लो ये वाला, यहां से डीएस वेक्टर ऊपर जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगा, तो आपको यहां पे क्या दिख रहा है? कितना एंगल बन रहा है? 90 बन रहा है। 90 बनाऊंगा तो यहां 0 होएगा, लिखने का फायदा नहीं है। समझ में आ गया? तो ईडीएस कोस 0, ईडीएस कोस 0, कोस 0 1 होता है, तो आपके पास क्या बनेगा? डीएस ए लिख दिया, डीएस ए लिख दिया, शीट का एरिया ए मान लेता हूं, तो ई ए क्या हो गया? 2EA। पहला काम खत्म। दूसरा काम, जो ई निकाला है, सॉरी जो आपने फ्लक्स निकाला है उसको आप कंपेयर करोगे Q बाय एप्सिलॉन नॉट से। मैंने कंपेयर करा दिया इसको Q बाय एप्सिलॉन नॉट से, तो यहां पे मेरे को ई की वैल्यू कितनी मिल गई? यहां पे 2 और a है, उसको डिवाइड कर दो, वैसे तो ये आपका आ गया यहां तक। अब समटाइम्स क्या रहता है, किसी बच्चे को अगर ध्यान नहीं है इसके आगे का स्टेप तो इसको याद रखना, अदरवाइज आपको क्या करना है? Q बाय ए को याद रखना है। पिछले वाले में लेंथ था तो Q बाय एल था, तो जैसे Q बाय एल हो तो क्या लिखते हैं? लैम्डा। Q बाय ए हो इसको बोलते हैं सिग्मा, Q बाय वॉल्यूम हो इसको बोलते हैं रो। अब यहां पे आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या बताना चाह रहा हूं। अगर लेंथ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो तो लैम्डा बोलते हैं, एरिया पे हो तो सिग्मा बोलते हैं, मतलब एरियल चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तीसरा, या सरफेस चार्ज डेंसिटी। तीसरा है अगर वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूशन हो, जैसे सॉलिड स्फीयर होता है, तो वहां पे Q बाय V को रो बोलते हैं। समझ में आ गया? तो यहां पे हम सेकंड वाला यूज कर रहे हैं, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? आगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज शेल। 3 सिचुएशन बनती हैं। पहली सिचुएशन ये, हमारे पास एक चार्ज शेल है, ठीक है। चार्ज शेल को मैं बाहर बना देता हूं, ये लो, ये बना दी मैंने, ये एक शेल बना दी बाहर, इसका रेडियस बड़ा R है और Q चार्ज इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन है। आपको क्या करना है? आपको यहां पे 3 काम करने हैं। पहला काम जो है, आपको इस शेल के बाहर कोई पॉइंट है P, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। मैंने लिखा हुआ है आउटसाइड। अगर आप इस पॉइंट को सेंटर से देखते हो, इसकी दूरी R मान लो। अब जो बाहर पॉइंट है वो रेडियस से तो बड़ा ही होगा ना, तो मैंने यहां पे मेंशन कर दिया R इज ग्रेटर देन R। सरफेस पे आ जाओ तो सेम हो जाएगा, अंदर आ जाओ तो छोटा हो जाएगा। 3 बातें क्लियर है। अब चलते हैं प्रूफ की तरफ, मतलब आउटसाइड का फील्ड निकालने की तरफ। आउटसाइड द शेल कैसे निकालेंगे? मैंने यहां पे सब इंग्लिश में लिखा हुआ है। टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, वी टेक द गॉसियन सरफेस टू बी अ स्फीयर ऑफ रेडियस R विद द सेंटर O। मतलब क्या है इसका? जो ये सेंटर O है, यहां से एक छोटा R नाम का एक रेडियस लेकर के एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। गॉसियन सरफेस, तो ये एक फैसिलिटी दी है हमारे को गॉस लॉ ने, कि आप ऐसे जो चार्ज होता है उसको बंद कर सकते हो एक सिमेट्रिकल शेप के अंदर, जिससे कि आप फाइंड आउट कर सकते हो फ्लक्स को। तो पहला काम क्या होगा? फ्लक्स पता करना। चलो करते हैं पता फ्लक्स। तो पहला काम फ्लक्स EDS। अब आपको मैंने दिखाया यहां पे जो DS वेक्टर है ये वाला, ये बाहर की तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी वही है, तो दोनों के बीच में एंगल हो गया 0 डिग्री, ये 0 डिग्री हो गया। cos 0 1 होता है DS, फिर वही छोटे छोटे DS जोड़ दो, आंसर क्या मिलेगा हमें? 4 पाई R स्क्वायर। अब डिपेंड करता है शेप कौन सी है, यहां स्फेरिकल शेल है तो 4 पाई R स्क्वायर। उसके बाद बाय द गॉस लॉ, अब आपके पास फ्लक्स तो आ गया। दूसरा काम क्या करना होता है? दूसरे काम में आपको स्टेप 2 के अंदर गॉस थ्योरम से कंपेयर करना होता है। लॉजिक कंपेयर कर दिया Q बाय एप्सिलॉन नॉट। अब Q बाय एप्सिलॉन नॉट से कंपेयर किया, 4 पाई R स्क्वायर नीचे आ गया, तो ये आपका आंसर ही आ गया। लो
बन गया आपका काम, समझ में आ गया। तो यहां पे आपको दिख रहा है E की वैल्यू जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर है। इसको क्यों लिखा है? क्योंकि इस पे बेस्ड एक ग्राफ पूछा जाता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। सरफेस पे आ जाओ, सरफेस पे जब आ जाओगे तो आपका छोटा r जो है, जो गॉसियन सरफेस का r है और जो शेल का r है बड़ा R, दोनों बराबर हैं, तो r को बड़ा R पुट कर दो। फॉर्मूला आपके ऊपर था, ये निकाला था ये वाला आंसर, तो बड़ा R आ गया। तो यहां पे फील्ड क्या होता है? मैक्सिमम होता है। ठीक है, चलते हैं आगे। अब अंदर आ जाओ, और जब अंदर आओगे तो आपके ये जो येलो वाला सरफेस है ये गॉसियन सरफेस है। अब गॉसियन सरफेस में चार्ज ही नहीं है, अब चार्ज नहीं है तो फिर फील्ड कैसा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी 0। समझ में आ गई मेरी बात? क्लियर है? आगे चलते हैं। अब ये मैंने इसके ऊपर एक समरी बनाई है। भाई ये क्या था हमारे पास? ये हमारा इनसाइड है, ये क्या है? सरफेस है, सरफेस, और ये क्या है? आउटसाइड है, ये क्या है? हमारा इनसाइड है। अब इसके बेस पे ये ग्राफ बनाया है। जब तक सेंटर पे हो शेल के, ये सेंटर है शेल, यहां पे, यहां से लेके यहां तक फील्ड 0 है। जैसे ही सरफेस पे आते हो फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है, और जैसे आप इससे दूर जाते हो तो फील्ड की वैल्यू कम होती जाती है। आपको यहां पे नोटिस क्या करना है? छोटे r की वैल्यू। समझ में आ गया? जो यहां मैंने बनाई है ये देख लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये एक छोटा सा सवाल है। इस सवाल के अंदर क्या कहता है? ये सवाल आ जाता है, ये PYQ है हमारा। ठीक है, तो ये मैंने लिखा भी है, 2024 का सवाल है ये। इसमें क्या है? आपके पास एक क्यूब है। एक क्यूब का आपको पता क्या करना है? फ्लक्स थ्रू द क्यूब और नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय द क्यूब। गिवन डेटा क्या है? गिवन डेटा है इलेक्ट्रिक फील्ड है, जिसकी वैल्यू 5x का स्क्वायर प्लस 2 आई कैप है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड x एक्सिस की तरफ जा रहा है। आई कैप का मतलब होता है x एक्सिस, J का मतलब y एक्सिस और K का मतलब Z एक्सिस। क्लियर है? ओके, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है। अब देखो, एक क्यूब के पास 2 फेस होते हैं, एक होता है राइट फेस, एक होता है लेफ्ट फेस। देखो वैसे तो इसके 6 फेस हैं। अब मैं राइट और लेफ्ट क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। ठीक है, ना ही नीचे है, ना ही इधर है, ना ही उधर है। अब इसको समझने के लिए आप जिस रूम में ये देख रहे हो उस रूम में देखो, आपके सामने 6 दीवारें मिलेंगी, दाएं बाएं ऊपर नीचे आगे पीछे 6 दीवारें मिलेंगी। अब यहां पे आपको जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में जाता दिख रहा है। ठीक है, एक्स एक्सिस में। अब एक ढोलक की तरह समझो, ऐसे ढोलक मत समझो, क्यूब ही समझो। ये क्यूब है। अब एक क्यूब में एक ये वाला फेस हो गया राइट फेस, एक ये हो गया लेफ्ट फेस। ठीक है, तो फ्लक्स किसके थ्रू निकालना है हमें? लेफ्ट और राइट के थ्रू। क्लियर है? ओके, अब यहां पे एरिया वेक्टर ले लेते हैं। ये एरिया वेक्टर हो गया ds वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, ये हो गया राइट फेस, आपका भी राइट हो गया ना ये वाला, और ये वाला क्या हो गया? लेफ्ट। ये पीछे की तरफ निकलेगा ऐसे, ये ds वेक्टर हो गया। दूसरी चीज क्या होती है? ये x। ये x जो होता है ये ओरिजिन से दूरी होती है, ये ध्यान रखना। x क्या होता है? ओरिजिन से दूरी। अब चलते हैं सवाल की तरफ। सवाल के लिए क्या करना होगा हमें? सबसे पहले यहां पे फ्लक्स निकालना है। फ्लक्स की वैल्यू क्या है? फ्लक्स लेफ्ट प्लस फ्लक्स राइट, 2 काम करने हैं। ओके, फ्लक्स राइट निकाल लो पहले। फॉर्मूला क्या होता है? E.ds होता है, E.ds। तब E की वैल्यू कितनी है? 5x का स्क्वायर प्लस, स्टेटमेंट देख लें एक बार, 2 प्लस 2 डॉट ds। अब ds की वैल्यू क्या है? ds की वैल्यू होती है ये वाला फेस का एरिया। ये वाला फेस क्या हो गया आपके पास? एक स्क्वायर फेस हो गया ना, तो इसकी वैल्यू कितनी है? ये वैल्यू है 10। यहां दिया हुआ है, यूज करो इसको, 10। ओके, चलो 10, तो मतलब 10 है तो 10/100 हो गया, क्योंकि 10 सेंटीमीटर है, मीटर में करना होगा। ये बात को ध्यान रखना। बहुत से बच्चे क्या करते हैं? सेंटीमीटर को एज इट इज लिखाते हैं, ये गड़बड़ हो जाएगी फिर। तो 10/100, ठीक है, ये मीटर बन गया, स्क्वायर हो गया। अब ये डॉट हटा देता हूं मैं बीच में से, ये लो, ये डॉट हटा दिया। अब लिखूंगा कोस और एंगल लिखूंगा 0 डिग्री। समझ में आ गई बात? चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ये कितना हो गया? 10/100 इंटू 10/100, और ये cos 0 तो 1 होता है, तो 2 0 से 2 0 उड़ा दो, कितना बच गया? 1/100 बच गया। अब 10 की ये x की वैल्यू कितनी होगी? x की वैल्यू मैंने आपको बोला कि यहां से दूरी देखनी है। अब ये एक साइड है, ये 10 है, तो आप यहां पे x की जगह क्या भरोगे? जो साइड आपको दिखाई हुई है, तो कितनी होगी? ये 10। तो अब आप यहां पे क्या करोगे? 10 पुट कर दोगे। ठीक है, तो यहां पे 5 10/100 इसका स्क्वायर कर दो, प्लस 2
ठीक है, सारे के मल्टीप्लाई में कौन है 1/100। इसको सॉल्व कर लो, क्लियर हो गया, इजी है, मुश्किल नहीं है, आप कर सकते हो। उसके बाद कहां है हमारे पास फ्लक्स ड्यू टू लेफ्ट, तो ये क्या होगा बच्चों, फ्लक्स ड्यू टू लेफ्ट की वैल्यू E.ds, ठीक है, तो क्या हो गया E की वैल्यू 5x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ds क्या हो गया 10/100 का स्क्वायर, सेम ही तो है दोनों। और cos यहां पे सोचना पड़ता है, देखो ये ऐसे है, देखो ये क्यूब है, ये क्यूब का एरिया वेक्टर है, ये ऐसे जा रहा है, उधर की तरफ जा रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है। देखो एरिया वेक्टर जा रहा है इधर और इलेक्ट्रिक फील्ड कहां जा रहा है इधर। ये वाला एंगल देखो कितना बन गया 180 डिग्री, ठीक है, यही आपको देखना है यहां पे 180 डिग्री। तो ये बन गया आपके पास 180 डिग्री। तो 180 cos 180 कितना होता है -1, तो माइनस का 5x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10/100 इंटू 10/100, ठीक है। अब x की वैल्यू क्या होती है, x की वैल्यू ओरिजिन से दूरी, यहां से यही फेज, ये वाला फेज, इसकी दूरी कितनी है भाई, ये फेज तो ओरिजिन पे है तो 0, ओरिजिन पे कितना डिस्टेंस होता है 0, ठीक है, तो ये हो गया 0। तो 5 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस ये बचेगा 10, ये कट गया 100, तो 1/100, तो कितना बन गया बच्चों, तो माइनस का 2 इंटू 1/100 कितना हो गया, माइनस का 0.02 माइनस का वेबर, इसके यूनिट होते हैं। समझ में आ गया, कहानी पता लग गई। 0 है, कुछ रहा ही नहीं उसके अंदर, बस 2 ही बचा था, 2 को आपने 1/100 से गुना कर दिया। अगला स्टेप क्या करना है आपको, इन दोनों को ऐड करा देना है, फ्लक्स लेफ्ट प्लस फ्लक्स राइट इज इक्वल टू नेट फ्लक्स, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। इसको सोल्व करके उससे ऐड करा दो ये आपका आंसर आ जाएगा। कर लोगे ना इतना, तो समझ में आ गई कहानी। अगली चीज, दूसरा पार्ट इसका क्या है, दूसरा पार्ट है द नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय द क्यूब। चार्ज की वैल्यू बताओ, क्या करना है आपको, गॉस थ्योरम लगानी है, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो Q की वैल्यू कितनी आ गई, फ्लक्स इनटू में एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स की वैल्यू कितनी है, अभी पीछे निकाला, लेफ्ट प्लस राइट, तो कितना हो गया, फ्लक्स लेफ्ट प्लस फ्लक्स राइट इनटू में एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10 की पावर -12, ये आपका आंसर आ जाएगा। इतना चार्ज एनक्लोज्ड है। कर लोगे इस चीज को, ज्यादा मुश्किल तो नहीं है, बस उसको सॉल्व ही करना है, कोई लंबी चौड़ी कहानी है नहीं। चलो चलते हैं आगे। अगला नेक्स्ट है इसके अंदर पोटेंशियल, ठीक है, पोटेंशियल पे आ गए, फ्लक्स उसी में कवर हो गया E.ds, याद रखना इस चीज को। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, देखो वर्क डन बाय चार्ज, ये क्या होता है हमारे पास पोटेंशियल होता है। एक डेफिनेशन आपने याद कर रखी होगी, वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है, उस चीज को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो वही मैंने यहां लिख दिया W/Q, ऐसा यूनिट वोल्ट होते हैं। जो मेन फॉर्मूला इसके अंदर रहता है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, वो क्या होता है KQ/R होता है, याद रखना इस चीज को, KQ/R। अब यहां पे ये आपके पास सोर्स चार्ज है, ये आपके पास टेस्ट चार्ज है, टेस्ट चार्ज, ठीक है। जब आप इसको इसकी तरफ मूव कराते हो तो ये इसको रिपेल करता है, आप क्या करते हो, फिर भी इसको थोड़ा थोड़ा जोर लगाते हो, मतलब यहां पे आपको इसको एक्सेलरेट नहीं होने देना, बस हल्का हल्का धीरे धीरे इसको लेके आना है। तो आप कोई काम करा रहे हो, वो काम माना जाता है एनर्जी, समझ में आ गया, वो काम माना जाता है एनर्जी, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अगर आप उस एनर्जी को चार्ज से भाग कर देते हो Q से, वो बन जाता है पोटेंशियल। समझ में आ गया, ओके, इसको याद रखना। तो ये मैंने लिखी हुई कुछ बातें, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, मोशन कराता है, पोटेंशियल बताता है कि कितनी एनर्जी है, वही मैं आपको समझा रहा हूं कि इसके अंदर एनर्जी कितनी है। अगली चीज, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, WQ/V। एनर्जी निकालने के लिए क्या करते हैं, वर्क डन निकालते हैं। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज इंटू पोटेंशियल। कैसे भाई, वर्क डन बाय चार्ज है, V है, तो W की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q/V हो जाएगी। क्लियर है, V की वैल्यू क्या होती है, KQ/R होती है। अगला, अगर आपको एनर्जी निकालनी है 2 पॉइंट चार्जेस के लिए, तो आपको क्या करना होगा,
आपको सबसे पहले एक चार्ज है हमारे पास, पहला चार्ज, मैं तरीका बता देता हूं आपको इसको याद कैसे रखना है। ठीक है, देखो सबसे पहले कोई भी जगह, ये एक जगह ले लो, इस जगह पे दो चार्ज आने हैं। सबसे पहले पहला चार्ज आया Q1, क्या इसको आने के लिए किसी और ने रिपेल किया? मेरा कहने का मतलब है इसके, जब इस लाइन के इधर देखो, इस लाइन के इधर कोई भी नहीं था, ये चार्ज जब आया तो इसने किसी के अगेंस्ट काम ही नहीं किया, इसको कोई रिपेल या अट्रैक्ट करने वाला नहीं था। तो यहां पे वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज इक्वल्स टू 0 पोटेंशियल, बिकॉज देयर इज नो अदर चार्ज। सो W1 की वैल्यू चार्ज इंटू पोटेंशियल, W1 की वैल्यू 0 हो गई। क्लियर है? अब दूसरा चार्ज आया Q2। अब Q2 जब आया, इसने देखा कि सामने पहले Q1 आया हुआ है, तो वो Q1 क्या करता है, इसको रिपेल करता है। इसको आने के लिए कोई काम करना पड़ता है, W2/Q2 क्यों करना पड़ता है? इसके सामने कोई है, उसका पोटेंशियल इसको रिपेल कर रहा है, वो कौन है? V1। समझ में आ गई बात? V1 क्या है? पोटेंशियल किसका? जो पहले आ चुका है, वो आके अपने फील्ड को फैला रहा है। अब W2 इज इक्वल्स टू पोटेंशियल इंटू चार्ज। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है KQ/R में R। मैं पहले फॉर्मूला लिख देता हूं KQ/R, अब उसके बाद लिख देता हूं Q2। अब बात यह है कि इस फॉर्मूले में Q की वैल्यू क्या आएगी? पोटेंशियल किसने फैलाया? 1 ने, तो यहां लिख दिया आपने Q1। अब इसकी इससे दूरी कितने हैं? 1 2। समझ में आ गया? दूरी कितनी है इससे? 1 2। यह आपके पास फॉर्मूला बन गया, यही तो मैंने यहां लिखा हुआ है। K की वैल्यू क्या होती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये इसकी वैल्यू होती है। क्लियर होगी मेरी बात? समझ में आ गई है? ओके, अगली चीज, एक सेकंड बच्चों। ओके, अगली चीज, फोन पड़ा था एक, बजने लग गया। ठीक है, चलें आगे। अगली चीज, अब मान लो यहां पे आप बोलते हो कि सर अगर तीसरा चार्ज आ जाए तब क्या करेंगे? बहुत आसान है, दो तो ऑलरेडी आ ही चुके थे, तीसरे को भी ले आए, इसको मिटो देता हूं, यहीं समझा देता हूं। अब मान लो एक तीसरा आ गया यहां पे Q3। अब देखो Q3 जब आया, इसको रिपेल करने के लिए दो ऑलरेडी है यहां पे, 1 वाला भी रिपेल कर रहा है और 2 वाला भी रिपेल कर रहा है। अब 1 का 2 से डिस्टेंस 1 2 होगा, 1 का 3 से डिस्टेंस 1 3 होगा, 2 का 3 से डिस्टेंस 2 3 होगा। समझ में आ गया? अब यहां पे जब आप Q3 को लेके आ रहे हो तो इसको रिपेल करने के लिए दो चार्ज हैं, तो आपको दो पोटेंशियल धक्का मार रहे हैं। तो मतलब W3/Q3 सामने है V1 और सामने है V2। तो Q3 को मल्टीप्लाई कर दो, W3 V1Q3 प्लस V2Q3। समझ में आ गई ना मेरी बात? सामने जो पोटेंशियल होता है आप उसको देखो, वो उसको रिपेल कर रहा होगा। क्लियर है? तो V1 की वैल्यू KQ1 में R13, ये चीज ध्यान रखनी है। KQ1 में R13, साथ में 3 है तो लिख दो। इसका नाम क्या आएगा? KQ2/R इंटू 3। देखो यहां पे 2 3 है तो यहां 2 3 लिख दो, ऐसे इसको याद रखना है। ठीक है, एक बार इसको याद रखो, काम चलाओ इससे तो अभी। ओके, अब आपको क्या करना है? तीनों वर्क डन को ऐड करा देना है। ये तो था 2 के लिए, आपने क्या किया था? 1 + 2 को ऐड कराया तो आपके पास ये आंसर आया था। अब तीसरा चार्ज जब आया है तो W नेट की वैल्यू W1 W2 W3 तीनों को ऐड कराओगे, ये वाला आंसर आपके सामने है। इन दोनों की वैल्यूज को इसमें ऐड करा दो तो ये वाली वैल्यू यहां पे ऐड हो गई, ये आपका आंसर आ गया। समझ में आ गई मेरी बात? चलो बढ़िया, आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट है इसके अंदर इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है। चलो डायपोल भी आ गया। ठीक है, पीछे जो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्सियल लाइन किया था वहां डायपोल नहीं है, तो यहां एक बार बता देता हूं, वहां डायपोल का इंट्रोडक्शन नहीं दिया था मैंने खास। यहां समझो ये डायपोल है, ये एक अरेंजमेंट होता है जहां पे एक चार्ज माइनस का और एक प्लस का दोनों इक्वल एंड अपोजिट होते हैं और एक दूसरे से एक
दूरी बना के रखते हैं, उसको बोलते हैं 2a। समझ में आ गया? अब इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस, इट इज एन अरेंजमेंट, ये जनरल इंग्लिश में लिख देना। अगली चीज डाइपोल मोमेंट क्या होता है। अब देखो किसी भी चीज की मोमेंट क्या होती है, उसकी स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट कराता है ये। मान लो मेरे पास यहां पे एक डाइपोल है, ठीक है, कोई चीज देख लेता हूं पड़ी हो तो। देखो यहां पे ना मेरे पास एक हाइलाइटर है, जैसे मान लो ये प्लस है, ठीक है, ये मेरे पास क्या हो गया पॉजिटिव साइन, और ये नेगेटिव साइन, ये डाइपोल है। अब इसको आप खींचो ऐसे, कितना ज्यादा खींच सकते हो आप इसको। जब इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई डाइपोल आएगा वो खींचेगा ना। अब जैसे आप किसी चीज को कितना खींचते हो, अगर वो टूटेगी नहीं तो इसकी मतलब उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है। जैसे रबड़ होती है, आप रबड़ को थोड़ा सा खींचते हो टूट जाती है, तो आप क्या बोलते हैं, बकवास रबड़ है, तो दूसरी लेके आओ, बढ़िया वाली लेके आओ, ठीक है। तो उसको आप ज्यादा खींचते हो तो उसकी इलास्टिसिटी क्या है उसके अंदर, चलो इलास्टिसिटी नहीं बोलूंगा इसके अंदर, आप उसको खींचते हो तो वो क्या करता है, ज्यादा लंबी हो जाती है, तो उसकी स्ट्रेंथ अच्छी है, आप ऐसे कहो, ठीक है, क्योंकि इलास्टिसिटी की डेफिनेशन अलग होती है। अगली चीज डायरेक्शन। अब इसका फॉर्मूला देखो, डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है Q × 2a, मतलब ये एक प्रोडक्ट होता है चार्ज का और उसके बीच के गैप का। अब नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ क्या होता है, इसका डायरेक्शन होता है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो प्लस से माइनस होता है। तो इसको बात को हमेशा के लिए याद रखना, नोट कर लो इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो प्लस से माइनस की तरफ होता है, ठीक है। अब इसमें एग्जांपल ले लेते हैं। द बेस्ट एग्जांपल इज वाटर। ऑक्सीजन स्लाइटली नेगेटिव होता है और हाइड्रोजन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो इट इज अ डाइपोल। क्लियर है? HCl भी हो सकता है डाइपोल, ठीक है, N2, H2 कई होते हैं, कुछ भी ले लो। ये मैंने जनरल एग्जांपल लिख दिया, पानी हम पीते हैं तो ये उसका एग्जांपल ले लिया मैंने। ओके, अगली चीज नेक्स्ट है इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। पोटेंशियल है, ये फील्ड हो चुका है हमारा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन। अब ये एक स्केलर क्वांटिटी है, तो याद रखना इसमें कंपोनेंट नहीं बनते, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी है। मैंने लिख दिया यहां पे सारे के सारे डिस्टेंस जो हैं वो कहां से मेजर किए जाते हैं, डाइपोल के सेंटर से। तो ये डाइपोल का सेंटर मैंने यहां पे ले लिया। यहां से कोई पॉइंट P है जहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इट इज सिमिलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, बिल्कुल सेम है, सिर्फ फर्क क्या रहेगा फॉर्मूले में। वहां पे स्क्वायर था, यहां स्क्वायर नहीं है, यहां पे सिंपल क्या है, R है, बस, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। तो यहां पे आप देख रहे हो प्लस से इसकी दूरी कितनी है, R माइनस से इसकी दूरी कितनी है, R प्लस से। सिर्फ आपको यह देखना है तो V की वैल्यू क्या है, V ड्यू टू पॉजिटिव, V ड्यू टू नेगेटिव। अब इसको थोड़ा मैं और डिटेल में बोलूं तो ये क्या है, ये एक यहां पे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है, क्योंकि मल्टीपल चार्जेस है। मल्टीपल मतलब देयर आर 2 चार्जेस, मोर देन 1 चार्ज, ठीक है। तो दोनों को ऐड करा दिया, KQ/R, KQ/R, R की वैल्यू आपको मैंने बता दी। सिंपल एलसीएम लो, इसको सोल्व कर दो, क्या आएगा सोल्व करके हमारे पास, ये सारा मैंने सोल्व कर रखा है, ठीक है। सोल्व करके मेरे पास ये आंसर आ गया, PK में R का स्क्वायर माइनस A का स्क्वायर। कर लोगे, सिंपल कैलकुलेशन है, एलसीएम है। अगला पॉइंट है इसके अंदर, अगर हम यहां से डाइपोल को बहुत दूर रखते हैं, वही दोबारा बहुत दूर है तो A को नेग्लेक्ट कर दो, तो नेग्लेक्ट कर दिया तो ये बन गया। ये MCQ आया हुआ है इसीलिए मैंने इस पॉइंट को कंसीडर किया, ठीक है। तो इस तरह का MCQ CBSE पूछती है, तो ध्यान रखना। अब अगली ये देखो मैंने लिख भी दिया PYQ। तो ए पॉइंट P लाइज एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम द, अब यहां पे x लिया इन्होंने, ठीक है। तो मिड पॉइंट फ्रॉम द इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन द एक्सिस, एक्सिस मतलब एक्सियल लाइन, द पोटेंशियल एट पॉइंट P प्रोपोर्शनल टू। अब आपको इसमें से कौन सा दिख रहा है, यहां पे एक R की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो इस ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन आपका सही है, ऑप्शन नंबर A। तो बात को ध्यान रखना, इसको ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो प्रोपोर्शनल वैल्यूज हैं वो आपको कब कंसीडर करनी है, इसमें फार पॉइंट लेकर के जो फाइनल रिजल्ट आता है उसको हमेशा ध्यान रखना। समझ में आ गया? अगली चीज नेक्स्ट है इसके अंदर इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल का फील्ड 0 होता है, याद रखो इस चीज को, एनसीईआरटी में सीधा सीधा मेंशन किया हुआ है कि देयर इज अ 0 इलेक्ट्रिक फील्ड। अब उसका रीजन क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 क्यों होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड 0 क्यों नहीं होता। देखो जो फील्ड होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, फील्ड कुछ ना कुछ तो बनेगा।
पोटेंशियल जो होता है ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इसके डिस्टेंसेस सेम है, तो यहां पे माइनस साइन को कंसीडर कर लेते हैं, जिसकी वजह से ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। तो पोटेंशियल जीरो क्वांटिटी है। समझ में आ गया कैसे है? फिर भी देख लो, एक बार बता देता हूं। इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है, ये डिस्टेंस कितना है ये आपको दिख रहा है, ये डिस्टेंस आपको दिख रहा है, सिंपल पाइथागोरस लगाया इसके अंदर। तो इस पॉइंट पे ये दोनों मिलके अपना पोटेंशियल लगा रहे हैं, तो v1 प्लस v2 इसका पोटेंशियल हो जाएगा। तो v1 प्लस v2 कर दो, मतलब v प्लस कर लो या v माइनस कर लो, इसको 1 2 भी मान लेते हैं। तो इसकी वैल्यू कितनी है? सेम डिस्टेंस है। इसकी वैल्यू कितनी है? सेम डिस्टेंस है। एक नेगेटिव का चार्ज है, तो दे कैंसिल आउट ईच अदर। समझ में आ गया? नेक्स्ट, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मस्ट, इस पे क्वेश्चन आता ही आता है, बहुत जरूरी टॉपिक है बच्चों। क्या कहते हैं अभी ये? अब इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कौन से होते हैं? ये वो सरफेस होते हैं जहां पे पोटेंशियल की वैल्यू सेम होती है। मतलब जैसे मान लो मैंने एक प्लस का चार्ज लिया, अब मैंने यहां पे क्या बोला, एक पॉइंट है ये, ठीक है, ये दूरी r है, तो यहां पे मैंने क्या करा, एक सरफेस ले लिया। ये जो आपको शेप दिख रही है ये स्फेरिकल शेप है, ये ऐसे स्फीयर बना हुआ है, ठीक है। तो यहां पे इस पॉइंट पे ए पे, बी पे, सी पे, डी पे, हर जगह रेडियस की वैल्यू कितनी है? r है, ठीक है। तो पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी? सेम होगी। क्लियर है? क्यों? क्योंकि पोटेंशियल का फॉर्मूला कैसे निकालते हैं? KQ/R से। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला KQ/R लगाऊंगा, मेरी हर वैल्यू सेम आएगी क्योंकि मेरा R सेम है। सिंपल है, इसको बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, ठीक है। इफ ए चार्ज मूव्स एनीवेयर अलोंग दिस सरफेस नो वर्क इज डन। कैसे? मैंने बोला A से B तक मैं गया, A का पोटेंशियल V1 मान लो, B का पोटेंशियल V2 मान लो, ठीक है। मान लेते हैं एक बार, भाई VA VB, अब दोनों की वैल्यू तो सेम है, ये भी मान लो 50 वोल्ट है, ये भी मान लो 50 वोल्ट है, तो चार्ज को मूव कराया मैंने W/Q इक्वल टू V1 माइनस V2 या V2 माइनस V1, मैंने यहां लिखा हुआ है V2 माइनस। अब दोनों की वैल्यू क्या है? सेम है, तो 50 माइनस 50 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो 0 इंटू Q 0 हो गया, खत्म। सो नो वर्क इज डन ऑन द सेम सरफेस। अगर मान लो यहां पे एक और सरफेस ले लेता हूं, दूसरा सरफेस, 1 से 2, अब एक यहां 1 ले लो, यहां 2 ले लो। अगर एक सरफेस से दूसरे सरफेस पे जाएंगे चार्ज को लेके, तो काम कराना पड़ेगा क्योंकि दोनों की वैल्यूज अलग अलग है। समझ में आ गया? ओके, वर्क इज रिक्वायर्ड टू मूव ए चार्ज फ्रॉम वन सरफेस टू अनदर। पॉइंट को ध्यान रखना, सेम सरफेस पे 2 पॉइंट हो तो कोई काम नहीं, अलग अलग सरफेस पे 2 पॉइंट हो तो काम कराना पड़ेगा। अगली चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर ऑन द सरफेस। अब यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकाल दो, इट मस्ट बी एट 90 डिग्री, ऑलवेज रिमेंबर। अगली चीज, टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो अब कई बार आपसे पूछ लेंगे कि क्यों नहीं कट करते, दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कट क्यों नहीं करते? अभी बताता हूं उसका आंसर। क्योंकि मैंने एक सरफेस बनाया, फिर मैंने दूसरा सरफेस बनाया। अब अगर एक सरफेस दूसरे को ऐसे कट कर रहा है, ये ऐसे, तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वहां पे पोटेंशियल सेम होगा। अगर वहां पोटेंशियल सेम है तो सेम पोटेंशियल पे वर्क डन कितना होता है? 0 होता है। तो हमने अभी पढ़ा कि एक सरफेस से दूसरे सरफेस पे जाना है तो वर्क डन चाहिए, दो सरफेस इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो वर्क डन नहीं चाहिए। तो ये कैसे हो सकता है? समझ में आ गई मेरी बात? तो जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे, इंटरसेक्शन का मतलब रेडियस सेम, रेडियस सेम मतलब पोटेंशियल सेम, पोटेंशियल सेम मतलब नो वर्क डन, विच इज इंपॉसिबल। सो दैट्स व्हाई दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, ऑलवेज रिमेंबर द। ठीक है, अगली चीज, पॉइंट चार्ज की वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस का शेप कैसा होता है? स्फेरिकल शेप होता है, ये मैंने बना दिया। ये आपको वेब जैसा दिख रहा है, जाल जैसा, ऐसा, ठीक है, इसको ऐसे बना देना। दरअसल ये होता क्या है, जैसे एक बॉल है, फिर एक और बॉल ले लो, फिर एक और बॉल ले लो, मतलब नेस्टेड बॉल्स, बॉल के अंदर बॉल, छोटी बॉल, बड़ी बॉल, बड़ी बॉल और बड़ी बॉल, ठीक है, ये ऐसी शेप बनती है। तो दिखने में ऐसा दिख रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसकी शेप कैसी होती है? किसमें? इक्विपोटेंशियल सरफेस के अंदर। तो ये मैंने बना दी, प्लेन होता है इसका, ठीक है, 1 2 ऐसे प्लेन चलता है, याद रखना इस चीज को। अगली चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल
किसके, मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव, तो ये क्या होता है, डिस्टॉर्टेड क्लोज सरफेस होते हैं। मतलब यहां पे एक दूसरे से थोड़ा गैप बना लेते हैं आप यहां पे, तो प्लस में फील्ड लाइंस बाहर निकलती हैं, माइनस के अंदर जाती हैं। ठीक है, तो आपको ऐसा बना देना है, प्लस में से एरो बाहर निकाल देना, माइनस के अंदर डाल देना। और दूसरा कंडक्टिंग स्फीयर, उसका स्फेरिकल ही बनेगा क्योंकि पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है ये। ठीक है, तो प्लस, अब यहां से फील्ड लाइंस आप बाहर भी निकाल के दिखा सकते हो इस तरह से, ऐसे। क्लियर है, समझ में आ गई कहानी? स्फेरिकल शेप, ऑलवेज रिमेंबर। अगली चीज, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसको पोटेंशियल ग्रेडियंट भी बोलते हैं। ठीक है, इसका नाम दूसरा पोटेंशियल ग्रेडियंट भी होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है बच्चों? E इज इक्वल टू माइनस का dv बाई डी आर, ये हमारा एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, इस फॉर्मूला को हमें प्रूफ करना है। अब दूसरी चीज क्या होती है इसके अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज पॉइंट्स फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो हायर टू लोअर पॉइंट होता है। ठीक है, नेगेटिव साइन ये शो करता है, इसको थोड़ा मैं इजी वे में बताता हूं। जैसे मान लो मेरे पास ये क्यू चार्ज है, ठीक है, इसमें से ये फील्ड लाइंस जा रही है, इस हर पॉइंट पे मैं देखूंगा अलोंग द फील्ड पोटेंशियल की वैल्यू कम होती जाएगी। जैसे ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, तो जब मैं उधर की तरफ जाऊंगा तो पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है। तो पर यूनिट लेंथ कितना पोटेंशियल घट रहा है, आप ऐसे भी कह सकते हो, फॉल इन पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। ठीक है, अगली चीज, अब यहां पे देखो दो तरह से आपको याद रखना है, एक यहां पे रेडियल फील्ड होता है और एक यहां पे होता है हमारा यूनिफॉर्म फील्ड। जैसे एक कैपेसिटर होता है, ये कैपेसिटर जो होता है इनकी प्लेट्स के बीच में बहुत कम गैप होता है। ठीक है, तो इसमें जो फील्ड होता है वो यूनिफॉर्म होता है। तो यहां पे हम लोग यूज करते हैं dv बाई dx। फिर एक होता है पॉइंट चार्ज, जिसकी वजह से रेडियल फील्ड निकलता है ऐसे बाहर स्फेरिकल शेप में। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूं इसकी शेप, ये रेडियल फील्ड होता है इस तरह से। तो यहां से हर पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिक्रीज होती जाती है। तो यहां के लिए आपको फॉर्मूला यूज करना है dv बाई डी आर माइनस साइन। ठीक है, मैंने वहां मेंशन किया हुआ है। और जो हमारा कैपेसिटर होता है उसके लिए आप dv बाई dx यूज करोगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये यूनिफॉर्म फील्ड होता है। तो इस सिचुएशन के लिए आपसे पूछा जाता है इसके अंदर इसका ग्राफ कैसा होगा, v वर्सेस x। याद रखना, v वर्सेस x ग्राफ कैसा होगा, ये ऐसे नीचे की तरफ आता है, स्लोप नेगेटिव स्लोप होता है, मतलब कांस्टेंट फील्ड है, फील्ड घट नहीं रहा है, तो हमारा नेगेटिव के अंदर आ रहा है। तो आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो, जिस बच्चे को सॉल्व करना हो तो dv की वैल्यू यहां रखो, e dx ऊपर ले जाओ, माइनस का e dx हो जाएगा। अगर आप इसको इंटीग्रेट करते हो, dv का हमारा इंटीग्रेशन v आ जाएगा, dx का क्या आ जाएगा, अगर मैं e को यहां रखता हूं तो इंटीग्रेशन ऑफ dx प्लस अभी नहीं, पहले इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा बच्चों, माइनस का e इंटू एक्स प्लस सी। तो ये c जो होता है एक कांस्टेंट होता है जो इंटरसेप्ट जहां पे होता है। ठीक है, उस चीज को हम c बोल देते हैं। तो स्लोप ऑफ vx ग्राफ हमारा नेगेटिव e शो करता है, ये इक्वेशन बनती है हमारी। तो ये इसका नेगेटिव एक्सिस में मतलब नेगेटिव स्लोप बनता है। ठीक है, अगली नेक्स्ट बच्चों, इसके अंदर हमारे पास ग्राफ ऐसा बनता है। ठीक है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये हमारा ग्राफ होता है क्योंकि v की वैल्यू kq बाई r होती है। याद रखना इस चीज को, क्योंकि फील्ड हर पॉइंट पे घटता जा रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगली चीज, अब प्रूफ ऑफ dv बाई डी आर बहुत आसान है, मजेदार प्रूफ है। ये मैंने फील्ड ले लिया, फील्ड में एक पॉइंट ले लिया a, एक पॉइंट ले लिया b। अब A से B पे चार्ज को मूव कराना है, मुझे कोई काम करना होगा। वर्क डन A से B बाय चार्ज VB माइनस VA, फाइनल माइनस इनिशियल मैंने लिख दिया। अब Q को ऊपर मल्टीप्लाई करा दिया, तो इसका डिफरेंस मैंने मान लिया dV। ठीक है, चेंज इन पोटेंशियल dV, स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल, इक्वेशन नंबर 1। दूसरी चीज, जब मैं इस चार्ज को मूव करा रहा हूं तो इसको कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट चलना होगा, मैकेनिकल वर्क डन। ठीक है, +1 वाला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। मान लो ये डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, dr है। आप इधर जा रहे हो,
इलेक्ट्रिक फोर्स इधर लग रहा है, आपको धक्का मार रहा है, तो दोनों के बीच में कितना एंगल बनता है 180 डिग्री। तो मैंने यहां लिख दिया cos 180 डिग्री। cos 180 -1 होता है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है F E × dr। अब इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर लो, इस W को इस W से कंपेयर करोगे तो ये इक्वेशन इसके इक्वल आ जाती है। तो जब ये इक्वेशन इक्वल आएगी तो आप ये देखो यहां पे ये बन गया। अब क्या करना है, Q को इससे भाग कर दो। फोर्स बाय चार्ज क्या होता है, मैंने स्टार्टिंग में आते बताया था, F/Q की वैल्यू क्या होती है, E होती है। तो यहां पे dV/dr क्या हो गया, -E। तो बस यही तो प्रूव करना था आपको, F/Q को क्या कर दिया, E बोल दिया, तो ये बन गया आपके पास dV/dr। ओके, एक चीज और मैं तुम्हें बता दूं इसमें पीछे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन कई बार बनानी आ जाती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए 3 कंपोनेंट हैं, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, EXi कैप, EYJ कैप, EZK कैप, ठीक है। और पोजीशन वेक्टर R है XI YJ ZK। एक चीज और, EX क्या होगा, EX की वैल्यू यहां पे पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ V विद रिस्पेक्ट टू X होगा, ठीक है। और ये हमारे पास EX हो गया। EY की वैल्यू क्या हो जाएगी, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ V विद रिस्पेक्ट टू Y। एंड EZ की वैल्यू क्या हो जाएगी, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ V विद रिस्पेक्ट टू Z, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, EX EY EZ निकालने के लिए अगर EX निकालना है तो X का डिफरेंशिएशन कर देना, Y निकालना है तो इसमें V में Y की वैल्यूज का कर देना, Z निकालना है तो Z का कर देना, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। पार्शियल का मतलब होता है उसी का डेरिवेटिव करना है जिसका आपको फील्ड पता करना है। क्लियर है। नेक्स्ट है कैपेसिटर, ठीक है। थोड़ा सा पानी पी लूं अब मैं। कैपेसिटर क्या चीज होती है बच्चों, कैपेसिटर एक डिवाइस होता है। इसका काम क्या होता है, कैपेसिटर का काम होता है चार्ज को स्टोर करना। एबिलिटी एक खास बात है, चार्ज को स्टोर कर सकता है। अगर आपको इसको देखना हो तो पानी वाली मोटर पे आपको देखने को मिल जाएगा, या पंखे के ऊपर देखना, जो वो कप सा लगा होता है उसको हटा के देखना, या नीचे से भी देख लेना, कई बार दिख जाता है। तो ये एक डिवाइस होता है। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है चार्ज को स्टोर करना, ठीक है। इसके यूनिट होते हैं फैराड, FARAD। प्रैक्टिकल यूनिट्स इसके बहुत बड़े हैं, मतलब प्रैक्टिकल नहीं, जो इसके फैराड SI यूनिट है वो बहुत बड़े हैं। जो प्रैक्टिकल यूनिट हम लेते हैं वो माइक्रो पीको में लेते हैं। अगर मार्केट से कैपेसिटर परचेज करने जाते हैं तो उस पर देखना लिखा होगा भाई 100 माइक्रोफैराड या 200 माइक्रोफैराड या पीको फैराड, ये सारे आपको यूनिट्स दिखेंगे जो छोटे यूनिट्स होते हैं, क्योंकि ये प्रैक्टिकली बहुत बड़ा है। मतलब एक फैराड जो होता है ना वो बहुत बड़े यूनिट है, ठीक है। ओके, तो 1 माइक्रो का मतलब होता है 10 की -6, 1 पीको का मतलब होता है 10 की -12। कैपेसिटेंस होता क्या है, कैपेसिटेंस होता है किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटी, एबिलिटी, वो चार्ज को स्टोर करती है। तो कैपेसिटेंस बेसिकली एक कैपेसिटी होती है। कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं, Q/V से, चार्ज डिवाइड बाय पोटेंशियल, आपको क्या मिल जाएगा, कैपेसिटेंस, ठीक है। कैपेसिटेंस क्या बताता है, हाउ मच चार्ज इज स्टोर्ड पर वोल्ट, हर वोल्ट में कितना चार्ज स्टोर कर सकता है कैपेसिटर, ठीक है। अगली चीज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है बच्चों, ये इसका जो फॉर्मूला होता है ε0A डिवाइड बाय D होता है। ये प्लेट्स होती हैं, ये प्लेट्स इस तरह से होती हैं, ठीक है। तो स्क्वायर प्लेट्स रहती हैं ये, माइनस इसका एरिया A होता है, इनके बीच में डिस्टेंस D होता है। ये इसका फॉर्मूला होता है ε0A डिवाइड बाय D। इसके बीच में कौन है, हवा है। अगर इसके बीच में एयर नहीं है, आपने इसके अंदर कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दी, तो वो डाइलेक्ट्रिक स्लैब ये है। तो इसके बीच में क्या है, एयर नहीं है, अब पूरा का पूरा कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक है तो यहां पे C की वैल्यू ε m बन जाएगी, जो यहां पे ε0 थी। तो ε m की वैल्यू क्या होती है, K ε0 होती है। K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एयर। बस आप इस वैल्यू को यहां रिप्लेस कर दो, K टाइम्स ऑफ ε0A डिवाइड बाय D। समझ में आ गया। अब देखो जितना हम यहां पे, ये देखो इसको अगर मैं देखूं तो ये C0 कर देते हैं आप, इसको नोट का मतलब एयर है, तो CM कर देते हैं इसको। CM की वैल्यू K टाइम्स ऑफ C0 हो गई, C0। तो मतलब डाइलेक्ट्रिक डालने से क्या होगा, कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ जाती है। मतलब डाइलेक्ट्रिक डालने से चार्ज स्टोर कैपेसिटी बढ़ जाती है। अब दूसरी चीज, ये जो आपको वैल्यूज हैं
के क्या है, ए क्या है, डी क्या है, एप्सिलॉन नॉट क्या है, सब मैंने यहां पे लिखा हुआ है, आप इसको यहां से नोट कर सकते हो। ठीक है, इसको ध्यान रखना है, अगर आपको ये नाम याद नहीं होंगे तो आप न्यूमेरिकल नहीं कर पाओगे। अगली चीज नेक्स्ट है बच्चों, इसके अंदर कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर। एक कंडक्टर है मेरे पास, ठीक है, उसकी कैपेसिटेंस मेरे को निकालनी है। सबसे पहला काम कैपेसिटेंस निकालते कैसे हैं, Q बाई वी से। Q आपको हर बार पता होगा कि एक चार्ज Q की वैल्यू आपको उस पर दी हुई है, मोस्ट ऑफ द टाइम डेरिवेशंस में आपको ये Q ही रखना है। तो V की वैल्यू आपको निकालनी होगी, हर डेरिवेशन में जो मैं कराऊंगा आपको हर बार V ही निकालना होगा। तो V की वैल्यू क्या होती है, एक स्फीयर के लिए, एक स्फीयर है उसके सरफेस पे कितना पोटेंशियल होता है, KQ बाय R होता है, मैंने लिख दिया KQ बाय R। अब आपको क्या करना है, इस वैल्यू को यहां पुट करना है, तो R बाय K आपके पास आ गया, Q से Q कैंसिल हो गया। तो यहां पे K की वैल्यू क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है, तो K की वैल्यू क्या बन गई आपके पास, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R बच गई। ठीक है, अगली चीज क्या है यहां पे, स्पेशल केस। अब मैंने आपको बोला कि आप कैपेसिटेंस पता करो अर्थ की, तो आप क्या करोगे, सिंपल इस फॉर्मूले में R की वैल्यू को रिप्लेस कर दोगे अर्थ के रेडियस से। अर्थ का रेडियस कितना होता है, 6.4 10 की पावर 6 मीटर, किलोमीटर नहीं लेना, मीटर लेना है। ये आपके पास मैंने यहां पे एक फॉर्मूला लिख दिया। अब आपको इसकी वैल्यू यहां पुट करनी है, और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9 होती है, ये होती है 1 बाई की। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/9 इंटू 10 की पावर 9। याद रखना, मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चे गलती करते हैं, सीधा 9 इंटू 10 की 9 लिख देंगे, इसकी जगह गड़बड़ हो जाएगी, ध्यान रखना इस चीज को। अगली चीज नेक्स्ट है, इसके अंदर कंडक्टिंग स्लैब है मेरे पास, एक कैपेसिटर है, उसमें मैंने कंडक्टिंग स्लैब डाल दी। अब कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0 होता है। याद रखना, एक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। यह चीज फैराडे ने हमें एक्सप्लेन की किस तरह से ऐसा होता है। इसके बिहाफ के ऊपर काफी सारे कॉन्सेप्ट बनाए गए, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग को हम यूज करते हैं, जैसे ये स्मार्ट बोर्ड है, अब इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0 होगा। बाहर से कोई फील्ड इस पे डालेंगे ना, तो इसके अंदर फील्ड 0 हो जाएगा, कैंसिल कर देगा, जितना बाहर से आएगा उतना ही अंदर से दे देगा। जैसे हम कार में रहते हैं, हम कार में सेफ होते हैं जब बाहर से कोई बिजली गिरती है, और रादर देन द अंडर द ट्री। क्यों, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। क्यों, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी कंडक्टर के अंदर क्या होता है, 0 होता है, इसको याद रखना। अब हमें क्या करना है, कैपेसिटेंस निकालनी है। तो आपको क्या करना है, Q की वैल्यू पता ही है, Q है, V पता करना होता है। V पता कैसे करते हैं बच्चों, अब यहां पे दो चीजें हैं, हवा भी है और कंडक्टर भी है। V ड्यू टू एयर और V ड्यू टू कंडक्टर। आप यहां पे ये V इज इक्वल टू ED फॉर्मूला यूज करोगे, V इज इक्वल टू E इंटू डी। समटाइम्स लोग इसको वेद फॉर्मूला भी बोल देते हैं। ठीक है, कई बच्चे इसको ट्रिक बना लेते हैं, वेद फॉर्मूला नाम से याद। तो यहां पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड एयर, अब एयर कितनी जगह पे है, जहां पे ये कंडक्टर है उसकी थिकनेस है T, बाकी जगह पे हवा ही है ना, तो D माइनस T। और इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, E इन लिख देता हूं एक बार, इनटू में इसकी थिकनेस T है। अब E इन की वैल्यू 0 है, तो ये पूरी टर्म तो गायब हो गई, खत्म हो गई, प्लस 0 लिख देता हूं, इसकी वैल्यू को मैंने यहां लिख दिया। अब कैपेसिटर के दोनों प्लेट्स के बीच में फील्ड कितना होता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। सिग्मा क्या होता है, Q बाय A होता है। इस वैल्यू को आप यहां पे पुट कर दो, नहीं पहले मुझे V निकालना है, अभी पुट नहीं करेंगे। ठीक है, अभी इस वैल्यू को यहां पुट करो, तो यहां पे जो V की वैल्यू आएगी उस वैल्यू को आपको कहां पुट करना है, यहां पे। ये क्या था, Q बाय V था, तो इस वैल्यू को मैंने रिप्लेस कर दिया। सॉल्व करके मेरे पास आंसर आ गया एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाय D माइनस T। समझ में आ गया, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट है इसके अंदर कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस T। अब कंडक्टर की स्लैब, ठीक है, उसमें फील्ड 0 था, इसके अंदर फील्ड 0 नहीं होता। इसकी थिकनेस कितनी है हमारे पास, T है। अब आपको क्या करना है, यहां पे सेम Q बाय V होता है, V की वैल्यू क्या है, एयर और डाइलेक्ट्रिक। अब एयर का फील्ड कितना होता है, एयर का फील्ड, अब एयर कहां पे है, E0 एक्सटर्नल फील्ड है, और बाकी इसके अंदर फील्ड पैदा हो रहा है E इन, मतलब E इनसाइड। आपको क्या करना है, यहां पे दो चीजें लेनी पड़ेंगी। एक लेना पड़ेगा एयर का फील्ड, कितनी जगह पे एयर है, दूसरा डाइलेक्ट्रिक का फील्ड और कितनी जगह पे वो है। समझ में आ गया, E की वैल्यू, मतलब यहां पे
E इंटू डी करोगे ना, तो डी क्या है यहां पे, जो स्पेस उस चीज ने लिया हुआ है। जैसे डाइलेक्ट्रिक ने टी लिया हुआ है, एयर ने डी माइनस टी लिया हुआ है। अब यहां पे ये ई नॉट है, यहां पे ये ई है, आपको इनको सेम टर्म्स में लेना है, मतलब इस ई को ई नॉट की टर्म्स में लेना है। तो आप फॉर्मूला यूज करोगे कौन सा, के वाला। जैसे के का मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का क्या होता है, फोर्स इन एयर बाय फोर्स इन मीडियम। ये फॉर्मूला इलेक्ट्रोस्टैट में आता है, स्टार्टिंग में आता है ये, ठीक है। मैं अब बता देता हूं कैसे सोल्व करते हैं। आपको पता है फोर्स की वैल्यू क्या होती है, Q इंटू ई नॉट लिख देता हूं, और E फोर्स इन मीडियम, तो Q इंटू फोर्स इन मीडियम F हो गया, ठीक है। और इंटू E इलेक्ट्रिक फील्ड, Q से Q कैंसिल हो गया, E नॉट बाई E हो गया। इस फॉर्मूले को मैं यहां यूज कर रहा हूं, आया कहां से पता लग गया ना। अब E नॉट बाई के, E ऊपर गया और K नीचे आ गया, इस वैल्यू को उठा करके यहां डाल दो, तो ये E नॉट बाई के की वैल्यू आ गई। समझ में आ गया। तो V की वैल्यू E नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाई के, इस वैल्यू को उठा करके यहां पुट कर दो, ये आपका आंसर आ गया, ये आपका आंसर आ गया। समझ में आ गया। सिंपल कैलकुलेशन है, कुछ नहीं करना, Q से Q ही काटना है, बाकी ये एप्सिलॉन नॉट को आप ऊपर ले जाओगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है क्या किया मैंने यहां पे। आगे चलते हैं। एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, इसके डेरिवेशंस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसके फॉर्मूला आपको याद रखने हैं। एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, हाफ CV स्क्वायर, किसकी टर्म्स में, कैपेसिटर और कैपेसिटेंस और वोल्टेज की टर्म्स में। चार्ज की टर्म्स में आओगे तो Q स्क्वायर बाय C हो जाएगा, ये रहा 2C। और अगर चार्ज और वोल्टेज की टर्म्स में आओगे तो हाफ ऑफ QV हो जाएगा। बनाना सीख लो इसको, बहुत आसान है। C की जगह आप क्या पुट करोगे, Q बाई V पुट कर दोगे, और उसके बाद इसी फॉर्मूला में आप V की वैल्यू पुट कर दोगे। तो मतलब एक बार C की वैल्यू डाल दो, एक बार V की वैल्यू डाल दो, आपको दोनों बार जो टर्म्स मिलेंगी वो आपके नए फॉर्मूलाज होंगे। अगली चीज क्या है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, वो क्या होता है, हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट E का स्क्वायर। ये इसका एक फॉर्मूला है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी, ठीक है। ये एनर्जी डेंसिटी होती है। नेक्स्ट है करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर बच्चों जो मेन टॉपिक है वो हमारा है यहां पे एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों ये, इसका डेरिवेशन आ जाता है। तो क्या कहता है बच्चों ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी, देखो ये मेरे पास एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर पे मैंने क्या करा, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, और एक बार मैंने इसको किसी भी बैटरी से कनेक्ट नहीं किया। अब जब मैं बैटरी से कनेक्ट नहीं करता, उस समय इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। एग्जांपल लेता हूं, जैसे मान लो कोई वायर का टुकड़ा है, जो वायर छोड़ो, जो हमारा बल्ब और हमारा बटन, अगर बटन बंद है तो बल्ब बंद होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो उस कंडक्टर में है, उस वायर में जो बटन से बल्ब तक है, बट वो इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं है। तो किस डायरेक्शन में मूव करते हैं, वो रैंडम डायरेक्शन में मूव करते हैं, उसको बोलते हैं थर्मल वेलोसिटी। समझ में आ गया। तो यहां पे इसके अंदर एक डायरेक्शन दे दिया आपने बैटरी लगा करके, भाई तू जा कंडक्टर के पास, उसको एनर्जी दे के आ, इसको बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। समझ में आ गया। बैटरी लगाओगे, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, तो इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाएगी, उसको बोलते हैं ड्रिफ्ट। फॉर्मूला देख लो, ई टाउ बाई एम होता है। जो वैल्यूज हैं वो मैंने सारी यहां पे मेंशन की कर दी हैं, रिलैक्सेशन टाइम, और टाउ का मतलब, ई का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, छोटे ई का मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एम का मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये डेरिवेशन है इसका छोटा सा, कुछ नहीं करना आपने, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया। मतलब ये एक एवरेज वेलोसिटी होती है। एवरेज वेलोसिटी क्लास 11th में फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, 9th में आपने ये पढ़ा था u प्लस वी बाई 2, याद है ना, 9th क्लास में ये फॉर्मूला पढ़ते थे। अब मल्टीपल यहां इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो मैंने यहां पे क्या करा, v1 v2 v3 अप टू vn तक ले लिया, डिवाइड बाय n कर दिया। तो यहां पे इस एक v की वैल्यू निकालने के लिए मैंने यहां पे क्या करा, इक्वेशन लगा दी पहली, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, टी को रिप्लेस कर दिया टाउ से, रिलैक्सेशन टाइम। तो वो क्या होता है, देखो यहां पे एक इलेक्ट्रॉन है, यहां दूसरा इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को टक्कर मारेगा, उसके टक्कर मारने से पहले जो वो रिलैक्स करता है उसको रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। तो टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, ऐसा डेफिनेशन आपको याद रखना है, ठीक है।
ओके, तो पहले इलेक्ट्रॉन के लिए टाउ 1 ले लिया, दूसरे के लिए टाउ 2 ले लिया, तीसरे के लिए टाउ 1 ले लिया। अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में करना चाहते हो तो सब पे वेक्टर लगा देना। मैंने इसको एक बार सिंपल मैग्नीट्यूड फॉर्म में किया, लास्ट में वेक्टर में कन्वर्ट कर दूंगा। अब क्या करना है आपको, इस फॉर्मूला में v1 v2 v3 vn की वैल्यू पुट करनी है। इस वैल्यू को मैं यहां पुट कर देता हूं। अब यहां पे देखो बच्चों, a वाले टर्म्स को मैंने अलग कर लिया और u वाली टर्म्स को अलग कर लिया। n तो दोनों का ही है, n दोनों को मैंने दे दिया। अब ये वाली जो वेलोसिटी होती है इसको बोलते हैं u एवरेज। ये वो वेलोसिटी होती है जब मैंने आपको ये बताया कि जब स्विच बंद है, मतलब क्लोज वो वाला नहीं, सिंपल जो नॉर्मल भाषा में बोलते हैं आप, बटन बंद है तो बल्ब नहीं जलेगा, उस समय इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी का कोई इंपैक्ट नहीं रहता, उसको बोलते हैं थर्मल वेलोसिटी। वो होती है 0। ये मैंने यहां पे 0 लिख दिया, समझ में आ गया? ओके, ये बचा बाकी यहां पे ए टाउ एवरेज। ए टाउ एवरेज मैंने यहां लिख दिया। अब एक्सेलरेशन किसी भी इलेक्ट्रॉन की कितनी होती है एक इलेक्ट्रिक फील्ड में, उसके लिए मैंने यहां पे आगे करा हुआ है ये। अब एक्सेलरेशन QE/m होती है, ठीक है। ये इलेक्ट्रोस्टैट में बताया जाता है कि जब कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करता है तो उसका एक्सेलरेशन कितना होता है, QE/m होता है। तो अब हम यहां पे क्या करते हैं, इसको यहां पुट कर देते हैं। तो यहां पे टाउ मैं भूल गया, अब लगा देता हूं। Q की वैल्यू को मैं यहां पे रिप्लेस कर देता हूं E से, क्योंकि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात चल रही है तो E से रिप्लेस कर देते हैं। ये आपका आंसर आ गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रॉन माइनस से प्लस आता है, यहां पे माइनस का साइन आ गया, ठीक है। क्योंकि मैंने बोला था लास्ट में वेक्टर फॉर्म लिखोगे तो आपको माइनस लगाना पड़ेगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं। अगली चीज, थर्मल वेलोसिटी क्या होती है भाई? वही वेलोसिटी होती है विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड रैंडम मोशन डज नॉट प्रोड्यूस एनी करंट, ठीक है। इसका फॉर्मूला आपको ये याद रख लेना, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बोलते हैं kBT/m, T मैंने टेम्परेचर। इसकी वैल्यू 10⁻⁻5 मीटर पर सेकंड होती है, बहुत तेज। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी बड़ी धीरे होती है, 10⁻⁴ के ऑर्डर की अप्रोक्सीमेट, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसका जो रिश्ता होता है वो I = NeAVD होता है। बहुत आसान है, एक कंडक्टर बनाओ, L लेंथ बनाओ, बना दी, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा प्लस से माइनस जा रहा है, करंट I, ये बैटरी लगा दी V। अब आपको क्या करना है, करंट का फॉर्मूला लिखना है। I की वैल्यू क्या होती है, Q/T होती है। दो चीज पता करनी है, एक Q और एक T। Q कैसे पता लगाते हैं, देखो आपने पढ़ा है Q की वैल्यू N होती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इनटू चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। अब इस कंडक्टर में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, ये भरा पड़ा है। अब जैसे मान लो ये कंडक्टर है, सेम ऐसा ही तो है सिलेंड्रिकल, इसके अंदर कितना चार्ज होगा, इसके अंदर भाई जितने इलेक्ट्रॉन होंगे। अब कितने इलेक्ट्रॉन है, जितने इसके वॉल्यूम में, समझ में आ गया ना, जितना इसका वॉल्यूम है उसमें एक इलेक्ट्रॉन गुना में सारे का वॉल्यूम मैंने यहां पे कर दिया। एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, ठीक है, और कितने इलेक्ट्रॉन है, n इलेक्ट्रॉन है, इंटू एरिया इंटू लेंथ। एक इलेक्ट्रॉन का मतलब चार्ज ऑफ एक इलेक्ट्रॉन E। अब डिस्टेंस बाय स्पीड को टाइम बोलते हैं। सिंपल 11th का फॉर्मूला है, क्योंकि मुझे Q निकालना है और T निकालना है। T की वैल्यू डिस्टेंस बाय में स्पीड। इलेक्ट्रॉन जब बैटरी से कनेक्ट हो जाते हैं तो उनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी बन जाती है डायरेक्टेड वेलोसिटी। तो इसकी वैल्यू को यहां से और यहां से इसमें पुट करूंगा, जो कटता है उसको काट दो, बचा हुआ आपका आंसर आ गया। NeAVD फेमस रिलेशन है, इसको ध्यान रखना। अगली चीज, सेल्स इन सीरीज एंड पैरेलल, ठीक है। ओम्स लॉ वगैरह में इसमें हटा रहा हूं, ठीक है, वो आप करना आराम से, ठीक है, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट है वही डिस्कस कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सेल्स इन सीरीज एंड पैरेलल, ठीक है। ओम्स लॉ जनरल आप 10 से पढ़ते आ रहे हो, V = IR होता है, उसको आप पढ़ लेना बुक से, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान टॉपिक है, ठीक है। मेन टॉपिक है आपका ये। सीरीज एंड पैरेलल क्या कहता है बच्चों, सेल्स इन सीरीज एंड पैरेलल। सेल क्या होता है बच्चों, ये हमारे पास एक सेल होता है, एक ऐसा डिवाइस होता है जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करता है, उसको हम सेल बोलते हैं। अब हमारे पास यहां पे सीरीज कॉम्बिनेशन है, दो सेल ले लेते हैं। मैंने दो सेल ले लिए, सीरीज में जोड़ दिए, ये है सर्किट डायग्राम। दूसरा डायग्राम आप बनाओगे ये वाला इक्विवेलेंट डायग्राम, E इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट। समझ में आ गया, E इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट। अब
इससे एक इक्वेशन बनाऊंगा, इससे एक इक्वेशन बनाऊंगा, दोनों को कंपेयर करूंगा। देखना अभी फॉर्मूला यूज कौन सा करूंगा, V इज इक्वल्स टू ई माइनस आई आर, ये फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग। मैंने यहां लिखा हुआ है E मैंने EMF, I मैंने करंट, R मैंने इंटरनल रेजिस्टेंस, सारी बातें वहां मेंशन्ड है। अब सबसे पहली चीज, I सेम होता है सीरीज में, पोटेंशियल होता है डिवाइड। I सेम होता है, पोटेंशियल डिवाइड होता है। तो पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है, पहले सेल के अक्रॉस V1, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंट होता है, E1 EMF ऑफ फर्स्ट सेल, I सेम होता है तो कोई 1 2 नहीं लिखा, R1 और R2 अलग होते हैं तो मैंने लिख दिया। तो मतलब जो ये इक्वेशन है उसके बेस पे मैंने दूसरी इक्वेशन बनाई, इन दोनों को उठा करके मैं यहां पुट करूंगा इस इक्वेशन में, जो हम यहां पे स्टैंडर्ड इक्वेशन बनाते हैं, मतलब जो चीज डिवाइड होती है वहां ये पुट होता है। चलो जी पुट कर दो, कर दिया। आगे क्या मिलेगा मुझे, आगे मुझे मिला इसमें सॉल्व करके E1 और E2 मैंने एक साथ ले लिया, I माइनस के साथ लेके R1 प्लस R2 हो गया। ये तो मेरा हो गया कौन सा, सर्किट डायग्राम। अब चलते हैं इक्विवेलेंट, जो हमारा डायग्राम था उसमें V इक्विवेलेंट, E इक्विवेलेंट, I सेम, R इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट डायग्राम, वो जो डायग्राम मैंने बनाया था एक सिंगल बैटरी वाला, वो एक ऐसा सर्किट है जो ऊपर वाले दोनों सर्किट को बैलेंस करता है। बैलेंस मतलब दोनों को, मतलब दोनों चीज एक ही बात है, ठीक है। आप ये सिर्फ कैलकुलेशन के लिए करते हो कि मतलब जो एक सेल है वो दोनों के इक्विवेलेंट है, मतलब दोनों के बराबर है, ठीक है। तो उससे ये इक्वेशन बनेगी। अब आप क्या करोगे, इन दोनों को कंपेयर कर दोगे, इसके सामने ये है और इसके सामने ये है, मैंने ये लिख दिया, ये हमारे आंसर आ गए, ठीक है। अब n सेल्स के लिए, तो 2 सेल के लिए E1 प्लस E2 है, n के लिए क्या होगा, जोड़ते जाओ अप टू n तक, R के लिए जोड़ते जाओ अप टू n तक। सारे सेल सेम है, मतलब मैंने 10 सेल कनेक्ट कर दिए, 2 2 2 2 2 वोल्ट वाले, तो आंसर कितना आएगा, 20 आएगा ना। तो आप 10 गुना 2 करोगे, तो मैंने यहां पे n गुना में क्या कर दिया, E कर दिया। सेम R के केस में n इंटू R कर दिया। क्लियर है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट, सेल्स इन पैरेलल। सेल्स इन पैरेलल के अंदर 2 सेल ले लिए, E1 और E2। कंडीशन याद रखनी है, पिछले वाले में V डिवाइड था, यहां I डिवाइड होगा, तो सेम फॉर्मूला यूज करना है। इस फॉर्मूले से I1 की वैल्यू निकालोगे, फिर I2 की वैल्यू निकालोगे, बिल्कुल आसान है। V की वैल्यू V रखोगे, अब V को 1 2 नहीं करोगे, अब I को 1 2 करोगे, तो E1 I1 R1, I1 निकाल लिया, I2 निकाल लिया, दोनों की वैल्यू को पुट कर दिया यहां पे, ये पुट हो गया, ठीक है। अब क्या करोगे, सिंपल एलसीएम ले लोगे, ये ले लिया, R2 यहां मल्टीप्लाई होगा, R1 यहां मल्टीप्लाई होगा, सिंपल मैंने यहां लिख दिया। अब R2 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा, R1 को करोगे तो ये आएगा। अब R1 R2 को ऊपर भेज दो, भेज दिया, यहां भेज दिया। उसके बाद यहां पे क्या करोगे आप, जो R1 और R2 V के साथ थे उनमें से V कॉमन आ रहा है, मैंने लिख लिया। अब मुझे V की वैल्यू तो चाहिए होगी ना, V की वैल्यू कंपेयर करानी है इक्विवेलेंट डायग्राम से, तो मुझे V की वैल्यू तो चाहिए होगी, मैंने निकाल ली यहां पे। अब क्या करूंगा, अब इक्विवेलेंट डायग्राम से जो मेरे को V की वैल्यू मिली है उसको मैंने यहां पे लिख लिया, फिर मैंने उन दोनों को कंपेयर कर लिया जो मुझे पहले मिली। जैसे मान लो अब ये E इक्विवेलेंट है, इसकी जगह ये है, R इक्विवेलेंट की जगह क्या है, ये है, तो मैंने इनकी वैल्यूज को यहां पे मेंशन कर दिया। सिंपल है, समझ में आ गया। आपको 2 इक्वेशन बनानी है, एक इक्विवेलेंट डायग्राम की और एक सर्किट डायग्राम की, दोनों को कंपेयर कर देना है, ठीक है। अगली चीज, एक सेल है हमारे पास जिसका EMF E है, इंटरनल रेजिस्टेंस है कनेक्टेड टू वेरिएबल रेजिस्टेंस R। आपको ग्राफ बनाना है इसके अंदर, टर्मिनल वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस के बीच में, और V with current in the circuit, V with current in the circuit। ओके, आपको इसके अंदर ग्राफ बनाना है बच्चों, V with R, V को R के साथ बनाना है। अब यहां पे हमारे 2 केस बनते हैं, ठीक है, 2 केस। पहले मैं इसकी इक्वेशन बना लेता हूं। V की वैल्यू क्या होती है, E माइनस I इंटू R, ये हमारा एक इक्वेशन होता है, ठीक है। अब इसके अंदर मुझे R की टर्म्स में बनाना है, कैपिटल R की टर्म्स के अंदर, तो मुझे ना इसको थोड़ा सा फॉर्म चेंज करना होगा।
मैं इसकी फॉर्म चेंज करता हूं। देखो V की वैल्यू क्या होती है, I इंटू आर होती है हमारे पास, ठीक है, I इंटू आर। I की वैल्यू क्या होती है, I की वैल्यू होती है E डिवाइड बाई आर प्लस आर होती है। ये फॉर्मूला होता है हमारे पास, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, इस वैल्यू को यहां पुट कर देते हैं। तो V की वैल्यू बन गई E EMF डिवाइड बाई आर प्लस आर, इंटू में R है। अब इस स्टैंडर्ड इक्वेशन से हमें क्या करना है, ये इक्वेशन 1 हो गई। अब इस इक्वेशन को ना 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, मतलब एक तो इसको ये लिख लो, दूसरा नीचे से ना R कॉमन ले लो। एक इक्वेशन का स्टैंडर्ड ये बनाऊंगा, ER डिवाइड बाई, इसमें से ना बड़ा R कॉमन ले लो, तो R की जगह क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्योंकि उसको तो मैंने बाहर निकाल लिया। अब इसके पास नहीं है तो ये क्या बन जाएगा, R प्लस आर। ठीक है, ये बन गया। अब यहां पे इस इक्वेशंस के अंदर अगर मैं रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 पुट करता हूं तो R की वैल्यू 0 हो गई, तो V की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। ठीक है, R की वैल्यू 0, V की वैल्यू 0। अब यहां से शुरू करेंगे हम, मतलब जब R 0 है तो V 0 है। भाई R का मतलब क्या होता है, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस हमारा 0 है तो वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, 0 होगा, मतलब वोल्टेज गिरेगा ही नहीं। अब जब R की वैल्यू हमारी यहां से, इसको हम कैंसिल कर देते हैं। अब यहां पे R की वैल्यू को इनफाइनाइट पुट कर दूं पुट, तो R बाई इनफाइनाइट क्या हो जाएगा, E डिवाइड बाई 1 प्लस R बाई इनफाइनाइट। R इनफाइनाइट है, मतलब R बहुत ज्यादा है, तो यहां से R बाई इनफाइनाइट का मतलब क्या हो गया, ये 0 हो गया, तो V की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, E के इक्वल आ गई। मतलब जब रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है उस समय आपका पोटेंशियल खर्च ही नहीं हो रहा, मतलब बैटरी में से कुछ निकल ही नहीं रहा, तो आपकी बैटरी का मैक्सिमम वोल्टेज क्या होता है, मैक्सिमम वोल्टेज वो E होता है ना। तो इसको ऐसे बनाओगे आप, यहां पे मैक्सिमम हो गया तो ये बढ़ेगा 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 और ऐसे जाएगा। समझ में आ गई मेरी बात, ये E हो गया, क्लियर होगी ना। जब रेजिस्टेंस 0 है उस समय वोल्टेज 0 है, मतलब वोल्टेज ड्रॉप 0 है, और जब आपका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है उस समय बैटरी में से कुछ निकल ही नहीं रहा, तो वोल्टेज की वैल्यू ईएमएफ के इक्वल हो जाती है। वो मैंने यहां पे बना के दिखा दिया। अगला ग्राफ आप खुद ट्राई करोगे, V विद I, बहुत आसान है, आप कर सकते हो, बहुत इजी है। ठीक है, अगली चीज, ओके, नेक्स्ट है किरचॉफ्स लॉज। किरचॉफ्स लॉज बच्चों 2 तरह का होता है। पहली बात तो ये होता क्या है, इसका काम होता है कॉम्प्लेक्स सर्किट्स को सॉल्व करना। ठीक है, जहां पे आप ओम्स लॉ से चीजें नहीं निकाल पाते तो वहां पे किरचॉफ्स लॉ को यूज करते हैं, जैसे हर ब्रांच के अंदर करंट निकालना, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर। ठीक है, तो वहां पे हमारा किरचॉफ्स लॉ काम आता है। 2 लॉज होते हैं, पहला लॉ क्या है, करंट लॉ, इसको हम जंक्शन लॉ भी बोलते हैं। दूसरा है वोल्टेज लॉ, इसको हम लूप लॉ भी बोलते हैं, लूप लॉ। समझ में आ गया, किरचॉफ्स लूप लॉ। अब करंट लॉ क्या कहता है, यह कहता है कोई भी जंक्शन होता है वहां पे जितना करंट आ रहा है और जितना करंट जा रहा है दोनों इक्वल होते हैं, मतलब इनकमिंग करंट इज इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट, ऐसे बोलते हैं इसको। समीशन ऑफ I इज इक्वल्स टू 0, और ये बेस होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के ऊपर, याद रखना इस चीज को। वोल्टेज लॉ, किसी भी एक सर्कल के अंदर, मतलब किसी भी लूप के अंदर, किसी सर्किट के अंदर जो वोल्टेज का सम होता है वो 0 होता है। समीशन ऑफ वोल्टेज इज इक्वल्स टू 0। अब वोल्टेज 2 तरह से बनती है, या तो बैटरी से बनेगी या करंट इंटू रेजिस्टेंस से बनती है, मतलब I इंटू आर से। आपको ये 2 चीज देखनी है, उसकी वैल्यू 0 होती है, और ये लॉ यूज होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के लिए। ये जो मैंने डिफरेंस बताए हैं इसके बेस के ऊपर MCQs आते हैं, ये ध्यान रखना। ये किस पे बेस है, चार्ज पे, ये किस पे बेस है, एनर्जी पे। ध्यान रखना इस चीज को। अब चलते हैं आगे। ओके, ये एक सवाल है किरचॉफ्स लॉ को समझने का तरीका। मैं यहां पे किरचॉफ्स सेकंड लॉ समझाऊंगा कि उसको लगाते कैसे हैं। बच्चों को कंफ्यूजन होता है, क्वेश्चन नहीं बनते। देखो बच्चों, अब आपको इस सवाल में पूछा गया है फाइंड द करंट इन AG BF एंड CD। AG BF एंड CD,
अब आपके पास यहां पे मल्टीपल बैटरीज है, तो मल्टीपल बैटरीज के अंदर क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसका एक कॉपी ले लेते हैं। ठीक है, ये समझने के लिए, ये लूप ड्रॉ करने के लिए। अब आपको क्या करना है इसके अंदर, अब यहां पे हमें किरचॉफ्स लॉ लगाने के लिए लूप बनाने होंगे। हमारे पास दो यहां पे बॉक्स हैं, बॉक्स नंबर 1, ठीक है, ये बॉक्स नंबर 1 हो गया, ये बॉक्स नंबर 2 हो गया। अब यहां पे देखो, लूप का मतलब होता है या तो क्लॉकवाइज लगेगा या एंटी क्लॉकवाइज लगेगा। आप यहां पे बॉक्स नंबर 1 में या तो ए से बी, एफ जी एच ए चलो, मतलब एफ जी ए चलो, या ए से जी एफ बी ए करो। मैं लिख देता हूं, ए से चले बी, बी से चले एफ, एफ से चले जी, जी से चले ए। पहली चीज। दूसरी चीज क्या होती है, इसका दूसरा, नीचे से चलो, ए जी एफ बी ए, दोनों में से कहीं मर्जी चलो, आपका आंसर सेम ही आएगा। समझ में आ गया? तो दो लूप लगेंगे हमारे यहां पे। हमारे पास यहां पे 2 सर्किट है। पहला सर्किट क्या है हमारे पास, ये ऐसे लगा देते हैं, ए बी एफ जी ए। दूसरा क्या आएगा हमारे पास, बी सी डी एफ बी, ऐसे ये चल लेते हैं। मैंने यहां पे मेंशन कर दिया कि मैं चल कैसे रहा हूं, ये मेरा रास्ता हो गया। अब दूसरी बात क्या है यहां पे, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि ब्रांच में या तो बैटरी देखनी है या देखना है करंट और रेजिस्टेंस का वैल्यू। समझ में आ गया? अब यहां से करंट निकाल लेते हैं। मान लो मैं यहां से आई निकाल लेता हूं, रंग चेंज कर लेते हैं इसका। ओके, ये यहां से आई चला, इसमें से आई निकाल दिया। अब इस पॉइंट को बोलते हैं जंक्शन। जंक्शन का मतलब क्या होता है, जहां पे मल्टीपल वायर्स आके मीट करते हैं। तो यहां पे 3 तारें मिल रही हैं, तो ये व्हाइट वाली इस येलो वाले से और नीचे वाली व्हाइट वाली, ये आई यहां से आ रहा है, ये आई है, तो यहां से जाएगा मान लो I1, तो नीचे कितना जाएगा, I माइनस I1। मान लो यहां से 10 आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल 10 आ रहा है, 10 में से 2 यहां गया, तो नीचे कितना जाएगा, 10 माइनस 2। मैंने वही चीज यहां मेंशन किया। यहां से कितना आ रहा है, I1 सामने गया, I माइनस I1 नीचे हो गया। आप इसका उल्टा भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है भाई, I1 नीचे भेज दो तो I माइनस I1 यहां चला जाएगा। क्लियर है? अगली चीज, लूप लगा दिया मैंने यहां पे। अब यहां से देखो, ये ऐसे जा रहा है इस पॉइंट पे, अब यहां से ये I1 आ रहा है, ये I1, ये भी I1। अब इस पॉइंट पे ये I1 मीट करेगा, ये यहां से I माइनस I1 आ रहा है, तो F पॉइंट पे ऊपर से कौन आ रहा है, I माइनस I1, इधर से कौन आ रहा है, प्लस का I1। आने वाले करंट को बोलते हैं पॉजिटिव, जाने वाले को बोलते हैं नेगेटिव। ठीक है, तो इनकमिंग करंट विल बी टेकन एज पॉजिटिव और आउटगोइंग करंट विल बी टेकन एज नेगेटिव। अब इस पॉइंट पे दोनों ही आ रहे हैं, तो वैल्यू क्या बनेगी मेरे पास, I। ठीक है, तो यहां से वापस कितना जाएगा, I। समझ में आ गई बात? I दिया बैटरी से, निकाला, और I बैटरी को वापस मिला, जितना करंट लिया उतना वापस कर दिया। चलो अब शुरू करते हैं। अब लगाने का तरीका, जिस डायरेक्शन में जा रहा है करंट, ए से बी, देखो अगर मैं ए से बी चला, इक्वेशन बना रहा हूं, ए से बी चला, मेरे पास 2 ओम का रेजिस्टेंस है और I करंट है, दोनों की मल्टीप्लाई कर लो पहले तो, 2 इंटू I। अब ये प्लस होगा कि माइनस होगा, इसके लिए आप इसको देखो, करंट कहां से कहां चलता है, हाई से लो चलता है। हाई से लो जाएंगे तो क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, माइनस का साइन लगा दो, हाई से लो माइनस। अब यहां देखो, बी से एफ देखो, रास्ते में 4 आया, पहले 4 लिखो, 4 के अंदर से कितना करंट गया, I माइनस I1 गया। अब 4 के अंदर से I माइनस I1 गया, ठीक है, तो जहां आप जा रहे हो वहां सेम डायरेक्शन में करंट है। अगर सेम डायरेक्शन में करंट है तो इसका मतलब आप हाई पे हो और आप लो की तरफ जा रहे हो। हाई से लो क्या होता है, माइनस। क्लियर हो गया? अगली चीज, फिर यहां सामने बैटरी आ रही है, बैटरी का सामने प्लस आया फिर माइनस आया, तो प्लस से माइनस क्या हो रहा है, कम हो रहा है,
माइनस का 6। क्लियर है? वापस चलो अब इधर जो रास्ता चूज किया था, अब देखो यहां जा रहे हो, ठीक है, तो सेम डायरेक्शन है, अगर ये हाई होगा तो ये लो होगा, तो सामने -2 इंटू आई। क्यों? जहां तुम हो और तुम्हारे से आगे की तरफ करंट जा रहा है तो हाई से लो की तरफ मूवमेंट होती है, तो फिर लो, फिर ऊपर जा रहे हो तो माइनस से प्लस क्या हो रहा है? फायदा हो रहा है, माइनस से प्लस फायदा, प्लस का 3 इक्वल टू 0। समझ में आ गई बात? तो मतलब सेम डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहे हैं यहां। तो हम हाई पे हैं, सामने लो है, तो हाई टू लो क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है ना, तो माइनस लगा दो। क्लियर है? अब इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व मतलब इसको ओपन कर लो, माइनस का 2i, 4 को अंदर गुना करो, माइनस का 4i और माइनस माइनस प्लस का 4i1, माइनस का 6, माइनस का 2i और प्लस का 3 इक्वल टू 0। 2 और 4 6 और 2 8, माइनस का 8i प्लस का 4i1 माइनस का 6 और प्लस का 3, माइनस का 3 इक्वल टू 0। 0 बन गया। तो इक्वेशन क्या बन गई? माइनस का 8i प्लस का 4i इक्वल टू 3। ये बच्चों मेरी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। समझ में आ गई मेरी बात? अब दूसरे लूप की इक्वेशन बनाऊंगा। बी सी डी एफ बी, बी से गया सी। अब देखो ये जिस डायरेक्शन में जा रहा हूं करंट वहीं जा रहा है, हाई से लो, नुकसान हो रहा है, माइनस का साइन लगाओ। 2 गुना में क्या आ रहा है? I1। नीचे चलो, प्लस से माइनस, घाटा, माइनस का 6। भाई प्लस से माइनस क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है, तो घाटा हो रहा है तो माइनस। अब उसके बाद रास्ते में 2 आया, 2 के साथ करंट कौन है? I1, तो फिर माइनस का 2i1। इधर देखो, इधर करंट है बट रेजिस्टेंस नहीं है, छोड़ दो। ऊपर चलो, माइनस से प्लस क्या हो रहा है? फायदा, प्लस का 6। रास्ते में आ गया। अब देखो करंट नीचे आ रहा है, आप ऊपर जा रहे हो, आपके सामने करंट है, तो मतलब आपके सामने क्या होगा? हाई होगा, और इधर क्या हो रहा है? लो। तो आप कहां जा रहे हो? लो से हाई, मतलब फायदा, प्लस 4 इंटू आई माइनस I1 इक्वल टू 0। अब देखो ये 6 से 6 तो कट गया, तो माइनस का 2i1 और माइनस का 2i1 प्लस का 4i और माइनस का 4i1 इक्वल टू 0। अब ये क्या बन गया? माइनस का 2 प्लस 2 4 हो गया, तो माइनस का 4i1 और प्लस का 4i और प्लस का 4i1 इक्वल टू 0। ठीक है, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस 6 सही हो गया। तो माइनस का 4i और प्लस का 4i कितना बन गया? नहीं, माइनस का है ना, माइनस का 4i आएगा, माइनस। अभी गड़बड़ हो जाती ना, ये दोबारा करेंगे स्टेप। माइनस का 2 माइनस का 2 माइनस का 4i1 प्लस का 4i और माइनस का 4i1 इक्वल टू 0। 4 और 4 हो गया 8, माइनस का 8i1, ठीक है, और प्लस का 4i इक्वल टू 0। माइनस का 8i1 इक्वल टू माइनस का 4i, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 पे काटा 2, तो 2i1 इक्वल टू i। तो i1 की वैल्यू कितनी हो गई मेरे पास? i1 की वैल्यू हो गई मेरे पास i/2। ऐसे भी लिख सकता हूं, या i की वैल्यू 2i1 भी लिख सकता हूं, ठीक है, जैसे मर्जी। क्लियर हो रहा है? समझ में आ गया? जो इक्वेशन बनी है उसको यूज करें। अब i1 की वैल्यू i/2 आ गई, तो यहां पे i1 की वैल्यू, ठीक है, यहां कुछ रह गया मेरा, i1 था ना, ये i1 था, तो यहां पे i1 की वैल्यू पुट कर दूंगा, माइनस का 8i प्लस का 4 इंटू i/2, i1 की वैल्यू पुट करनी है ना, i1 की वैल्यू i/2 सही है, इक्वल टू 3। अब माइनस का 8i, 2 से काटा 2, प्लस का 2i इक्वल टू 3, और कितना हो गया ये? माइनस का 6i इक्वल टू 3, i की वैल्यू 3/6 माइनस का ये बटा 2, तो माइनस का 1/2, ठीक है, माइनस का 1/2 मतलब माइनस का 0.5।
आई वैल्यू जो थी मेरी, आई वैल्यू इस ब्रांच में मानी थी, तो यहां करंट कितना है इसमें, माइनस का 0.5 एम्पियर। ठीक है, समझ में आ गया। I1 कितना है, I/2, I कितना है मेरे पास 0.5, तो I1 की वैल्यू कितनी होगी, I/2, I है 0.5 माइनस का डिवाइड बाई 2, पॉइंट हटा 0 आ गया। ठीक है, 4, 0.25 माइनस का एम्पियर, मतलब यहां कितना जा रहा है 0.25 माइनस का मतलब होता है यहां पे अपोजिट डायरेक्शन में जाना चाहिए था। ठीक है, इस चीज में मत कंफ्यूज होना, कोई दिक्कत नहीं है, आपके आंसर सही है। ठीक है, हर ब्रांच में पूछा है तो I माइनस I1 उसको माइनस कर दो, वो भी आ जाएगा। क्लियर हो गया कैसे करते हैं इसको। ओके, नेक्स्ट है इसके अंदर बच्चों हमारे पास लास्ट व्हीटस्टोन ब्रिज। अब व्हीटस्टोन ब्रिज बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर में इसका डायरेक्ट एक्सप्रेशन आ जाता है। कैसे करते हैं बच्चों इसको, देखो व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, ये एक अरेंजमेंट होता है। इसका काम क्या होता है, अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करना। 5 रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन है, 4 तुम्हें दिख रहे हैं, 5वां गैल्वेनोमीटर है, नाम दे दो A B C D। ठीक है, ये एक अरेंजमेंट होता है। ठीक है, इसके अंदर क्या करना होता है, देखो वैसे इसके अंदर 4 रेजिस्टेंस होते हैं, वैसे इसमें 4 रेजिस्टेंस होते हैं। इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ 4 रेजिस्टेंसेस, 5वां गैल्वेनोमीटर होता है, ये काम ही नहीं करता तो हम इसको मानते नहीं है। ठीक है, तो इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ 4 रेजिस्टेंसेस, ऐसे बोलेंगे। 5 बोलना थोड़ा सही नहीं होगा ना, क्योंकि ये तो गायब ही हो जाता है। तो ये एक अरेंजमेंट होता है, इसका काम क्या होता है, अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करना। ठीक है, अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करना। और ये बैलेंस माना जाता है, कब बैलेंस माना जाता है, जब इस ब्रांच में करंट ना हो, मतलब यहां पे जो करंट होगा उसकी वैल्यू 0 होगी, ये तब बैलेंस माना जाता है। और ये बैलेंस कंडीशन है इसकी, तो आपके पास P/Q R/S, ये बैलेंस कंडीशन मानी जाती है। जब नल डिफ्लेक्शन आपको गैल्वेनोमीटर दिखाएगा उस समय इन दोनों का रेशियो क्या होगा, आपका सेम माना जाता है। समझ में आ गया, फिर से बताता हूं इसको। आप इन दोनों को डिवाइड करो, इनका रेशियो जब इक्वल आएगा, आ गया, तो इस ब्रांच में करंट नहीं जाएगा। समझ में आ गई बात, क्लियर है। ये व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया। अब आपको प्रूफ करना है इसके अंदर P/Q R/S, ये प्रूफ करना होता है। ये बोर्ड में कई बार पूछ लेते हैं, तो आज इसको प्रूफ करेंगे। ठीक है, ओके। अब सबसे पहले क्या करना है आपको, इसके अंदर हमारे पास करंट डिस्ट्रीब्यूशन है, पहले वो करना है। अब मान लो बैटरी में से करंट निकला I, यहां करंट आया I, यहां करंट गया कितना I1, यहां कितना जाएगा I माइनस I1। सिंपल है भाई, आपने यहां पे भेजा I1, यहां कितना बचेगा उसका कम। अब ये गैल्वेनोमीटर है, इसमें से करंट जाएगा IG, पीछे से आ रहा था I1, तो यहां कितना बचेगा I1 माइनस IG। इस पॉइंट से ये करंट आएगा, इस पॉइंट पे ये करंट आएगा, इधर से IG आ रहा है, इस पॉइंट पे यहां से ये आ रहा है, तो यहां कितना जाएगा I माइनस I1 प्लस IG। क्लियर है, तो यहां पे ये और ये मिल जाएंगे, तो बैटरी से जितना करंट लिया था उतना क्या वापस मिल रहा है वो चेक करते हैं। तो देखो बच्चों, यहां कितना आएगा, इधर से आ रहा है I माइनस I1 प्लस IG, प्लस इधर से कितना आ रहा है I1 माइनस IG। I1 से I1 कट गया, IG से IG कट गया, तो क्या बैटरी को उतना करंट वापस मिला जितना आपने उससे लिया था। यस, करंट डिस्ट्रीब्यूशन सही है, पहला काम। दूसरा काम क्या है, आपको इस सर्किट के अंदर 2 दिख रहे हैं, पहला दूसरा, मतलब यहां पे 2 बॉक्सेस दिख रहे हैं आपको, इन दोनों में आपको KVL लगाना है। तो KVL दोबारा, अभी जो सवाल किया था उसको दोबारा यूज करेंगे यहां पे उस तरह की सिचुएशन। तो यहां पे लूप डिसाइड कर लो, लूप ABDA, ये लूप चला दिया, A से गए B, करंट है I1, रेजिस्टेंस है P। अब सेम डायरेक्शन में हो, हाई से लो घाटा माइनस, ऊपर चले B से आई D पे, रास्ते में आया गैल्वेनोमीटर,
पहले लिखा गैल्वेनोमीटर का करंट, फिर देखा उसका रेजिस्टेंस G। समझ में आ गया। अब सेम डायरेक्शन में हो, ये हाई होगा ये लो होगा, माइनस का साइन लगा दिया। समझ में आ गई कहानी। अगली चीज, अब यहां से यहां जाना है। अब यहां देखो आपके सामने करंट आ रहा है, तो मतलब यहां हाई होगा यहां लो होगा, तो आप लो से हाई पे जा रहे हो तो प्लस का साइन, I माइनस आई वन इंटू में क्या आ जाएगा Q इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास क्या बन गया, इसका एक इक्वेशन। अब ये ब्रिज बैलेंस कब माना जाता है, जब इसमें से करंट ना आए, मतलब गैल्वेनोमीटर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए करंट की, 0। इसमें IG 0 पुट कर दो, तो I1P माइनस 0 प्लस I माइनस आई वन इंटू में Q इक्वल टू 0। तो माइनस का I1P इक्वल टू उधर गया तो माइनस का I माइनस आई वन ब्रैकेट में इंटू Q, माइनस से माइनस कट गया, इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया। मेरी बात समझ में आ गई, क्लियर है यहां तक। चलें आगे। अब दूसरे लूप में इक्वेशन लगानी है, BCDB। देखो आपकी मर्जी, आप नीचे से लगा लो BDCB, कोई दिक्कत नहीं, आंसर सेम आएगा। क्लियर है। चलो इसको मैं मिटो रहा हूं, यहीं लगा देता हूं। BCDB, B से आए C पे, माइनस करंट की डायरेक्शन में ये हाई है ये लो है, तो माइनस का साइन लगाओ। I1 माइनस IG, रजिस्टर का नंबर R है, C तक हो गया। C से चलो D पे। अब ये देखो ये माइनस है ये हाई है, तो लो से हाई पे फायदा हो रहा है, प्लस की तरफ जा रहे हो। प्लस नाम क्या है करंट का, I माइनस आई वन प्लस IG इंटू क्या हो गया S। फिर गए ऊपर, ऊपर से नीचे आ रहा है करंट, तो आप जा रहे हो करंट के अपोजिट। जैसे मान लो नदी इधर बह रही है, आप उसके अपोजिट जाओगे तो जोर ज्यादा लगेगा ना, ऐसे सोच लो। प्लस ज्यादा के लिए प्लस, सिंपल है। गैल्वेनोमीटर का नाम G है, रेजिस्टेंस और करंट इसका IG है, इक्वल टू 0। अब क्या करना है इसके अंदर, अब वही चीज IG की वैल्यू को 0 पुट कर दो, तो क्या बनेगा, माइनस ये आ गया 0, I1 माइनस 0 और इंटू R, प्लस में यहां 0 आ गया, I माइनस आई वन प्लस 0 इंटू S। ये पूरी टर्म तो 0 ही होगी, इक्वल टू 0। बस अब इसको देखो, माइनस का I1 इंटू R है, और ये वाली वैल्यू इधर आएगी तो माइनस हो जाएगा, I माइनस आई वन इंटू में S इसका नाम है, और माइनस का साइन लिख देता हूं थोड़ा साफ साफ, ये लो, इक्वल टू माइनस से माइनस कट गया, तो I1 इंटू R इक्वल टू I माइनस आई वन इंटू S, इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों को डिवाइड कर दो। डिवाइड क्यों कर दें, रिक्वायरमेंट देखो, ठीक है। 1 डिवाइड बाई 2 कर दो, ठीक है। 1 डिवाइड बाई 2 यहीं कर दूं, 1 डिवाइड बाई 2, तो क्या है 1, I1P इक्वल टू I माइनस आई वन इंटू में क्या है Q, और डिवाइड क्या है I1 इंटू R डिवाइड बाई I माइनस आई वन इंटू में S। ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया। P अपॉन R इज इक्वल्स टू Q अपॉन S। यही चीज है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या करना है, इस Q को नीचे ले आओ, P अपॉन Q इज इक्वल्स टू R अपॉन S, बस ये हो गया। समझ में आ गई कहानी, क्या करें, क्लियर है यहां तक। तो P अपॉन Q R अपॉन S हमने ये प्रूव करना था, तो सबसे पहले करंट डिस्ट्रीब्यूशन किया, उसके बाद किरचॉफ्स लॉ लगाया। आपको जनरल इंग्लिश में लिखना है अप्लाई KVL, इस पाथ को हम ले रहे हैं और वगैरह वगैरह सारी चीजें, ये जनरल इंग्लिश में आपको लिखना होगा, ठीक है। इसके बिना नंबर कम मिलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। मिलेंगे अगले लेक्चर के अंदर आगे वाले 2-3 चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। PYQs करो जितना हो सकता है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस करो, बहुत काम आते हैं। आपको पता चल जाता है कि कैसे करना है, क्या पढ़ना है। समझ में आ गया। बाय बाय बच्चों, टेक केयर।